हेलो दोस्तों, विजन यूपीएससी विद विनीता में आपका स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं घटनासार समसामयिक की अर्धवार्षिक। इसमें हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश में आने वाले करंट अफेयर्स की, जो उत्तर प्रदेश पीसीएस में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके लगभग 4 वीडियोज़ हो चुके हैं। ये आपका अगला वीडियो है और इसमें हम कवर करेंगे हाफ ईयरली, यानी कि लगभग 6 महीने का करंट। और ये उत्तर प्रदेश और एसएससी, बैंक, रेलवे तथा आरओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटनासार हो सकती है करंट अफेयर्स के लिए, तो इसे आप देखना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट है आर्थिक घटनाओं की अर्धवार्षिकी का। आर्थिक घटनाओं की अर्धवार्षिकी का इसमें पहला है आपका बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर 2023 को पशुपालन सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट जारी की गई। तो आपका दुग्ध दिवस कब होता है? 26 नवंबर को, ध्यान रखिएगा। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी दुग्ध, अंडा, मांस और ऊन के उत्पादन 2022-23 का अनुमान वार्षिकी एकीकृत नमूना सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर लगाया जाता है, जो देश भर में 3 मौसमों मार्च, जून, जुलाई, अक्टूबर और नवंबर फरवरी में आयोजित किया जाता है। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला है मुख्य बिंदु, भारत में वर्ष 2022-23 के दौरान कुल दुग्ध उत्पादन 230.58 मिलियन टन होने के अनुमान है। भारत में टोटल, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये भारत में है, जिसमें पिछले 5 वर्षों में 22.81% की वृद्धि दर्ज की गई है। कितने प्रतिशत की? 22.81% की दर्ज की गई है। 2022-23 के दौरान कुल दुग्ध उत्पादन में 15.72% हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन राज्य रहा है। सबसे अधिक उत्पादन, ये जानने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि दुग्ध उत्पादन में सबसे शीर्ष पर राज्य कौन सा रहा है? वो है उत्तर प्रदेश। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है राजस्थान। तो ध्यान रखिएगा, 15.72% उत्तर प्रदेश का है और 14.44 राजस्थान का है। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, पहले पे है यूपी, ध्यान रखिएगा, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे एमपी और चौथे पे है गुजरात, पाँचवें पे है आंध्र प्रदेश। ठीक है। 2022-23 के दौरान कुल अंडा उत्पादन 138.33 बिलियन होने का अनुमान है। पिछले 5 वर्षों में इसमें 33.31% की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल अंडा उत्पादन में 20.13% हिस्सेदारी के साथ आंध्र प्रदेश सबसे अधिक अंडा उत्पादक राज्य है। तो आंध्र प्रदेश अंडा उत्पादक राज्य, ध्यान रखिएगा। इसके बाद तमिलनाडु 15.58%, तेलंगाना 12.77%, पश्चिम बंगाल 9.994%, कर्नाटक 6.51%। टॉप 5 में उत्तर प्रदेश नहीं है, ध्यान रखिएगा। अंडा उत्पादन के क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर वाला राज्य पश्चिम बंगाल 20.10% है। इसके पश्चात सिक्किम और उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश अधिक वृद्धि दर में तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जो वृद्धि दर है वो तीसरे नंबर पे है, 12.80% का है। 2022-23 के दौरान देश में कुल मांस उत्पादन 9.77 मिलियन टन होने का अनुमान है, जिसमें 2018-19 में 8.11 मिलियन टन के साथ मिलियन टन के अनुमान की तुलना में विगत 5 वर्षों में 20.39% की वृद्धि दर्ज की गई है। कितने प्रतिशत की? 20.39% की। कुल उत्पादन में 12.20% हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश सबसे अधिक मांस उत्पादक राज्य है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा मांस उत्पादक राज्य है। और प्रदेश उसके बाद पश्चिम बंगाल 11.93% और महाराष्ट्र, यानी कि यूपी नंबर 1 पे और वेस्ट बंगाल, फिर महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना। ध्यान रखिएगा सीक्वेंस आपका उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है। भारत में मांस उत्पादन में सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर वाला राज्य सिक्किम है, 63.08% है। इसके बाद मेघालय 138.34% है और गोवा, ये आपका यहाँ पे 138 नहीं 38.34 होगा, और गोवा 22.98% है। वर्ष 2022-23 के दौरान कुल ऊन उत्पादन की बात चल रही है, 33.61 मिलियन किलोग्राम होने का अनुमान है, जिसमें 2018-19 के दौरान 40 से 42 मिलियन किलोग्राम के अनुमान की तुलना में विगत 5 वर्षों में 16.84% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर निगेटिव है ये, बाकी सब पॉजिटिव है। और ऊन क्या है? नकारात्मक। 47.98% हिस्सेदारी के साथ ऊन उत्पादन में राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है।
सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? राजस्थान है। इसके बाद जम्मू कश्मीर 22.50%, गुजरात 16.01% और महाराष्ट्र 4.73% का स्थान है। ऊन उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अगर वृद्धि की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। ठीक है, अगला टॉपिक है विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट। विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट 18 दिसंबर 2023 को जारी विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार इस वर्ष भी भारत प्रवासियों से प्राप्तियों के मामले में शीर्ष पर बना हुआ है। यानी कि भारत अभी भी रेमिटेंस के मामले में सबसे ज़्यादा शीर्ष पर बना हुआ है। इस वर्ष प्रवासी भारतीयों ने अनुमानित 125 अरब डॉलर की राशि भारत भेजी है। कितनी है? 125। दक्षिण एशियाई देश में प्रवासियों द्वारा भारत भेजी जाने वाली राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर दक्षिण एशिया से भारत भेजी जाने वाली राशि 7.2% बढ़ी है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस मामले में अन्य शीर्ष 5 देश हैं मैक्सिको 67 अरब डॉलर और चीन है 50 अरब डॉलर, फिलीपींस है 40 अरब डॉलर, जबकि भारत का कितना है 125 अरब डॉलर और मिस्र का है 24 अरब डॉलर। संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रम बाजार में सख्ती और यूरोप में रोजगार वृद्धि के कारण प्रवासियों द्वारा भारत में अनुमान से अधिक धन भेजा गया। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। कमजोर वैश्विक आर्थिक गतिविधि के प्रक्षेप वक्र के आधार पर LMIC निम्न और मध्य आय वाले देश में प्रेषण की वृद्धि 2024 में 1.1% तक कमजोर होने की उम्मीद है। पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में प्रेषण अनुमानित 3% बढ़कर 2023 में 133 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। यूरोप और मध्य एशिया में 2023 में 1.4% की गिरावट के साथ 78 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है। 2023 में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में प्रेषण प्रवाह 8% बढ़कर 156 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। 2023 में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में प्रेषण 5.3% गिरावट के साथ 61 बिलियन डॉलर पहुंचने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में लगातार दूसरे वर्ष प्रवासियों की ओर से भेजे जाने वाले धन में गिरावट दर्ज की गई। विश्व बैंक के अनुसार प्रवासियों से धन पाने में भारत का शीर्ष पर स्थान रहा है। इस बात का संकेत है भारत का शीर्ष पर स्थान रहना इस बात का संकेत है कि प्रवासी भारतीयों का अपने देश की अर्थव्यवस्था पर विश्वास बना हुआ है। ठीक है, अगला टॉपिक है एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट 2024। एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट 2024 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की वर्ष 2024 की एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट नवंबर 2023 में जारी हुई। मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक शीर्षक क्या है इसका? मेकिंग आवर फ्यूचर। ठीक है, शीर्षक से जारी इस रिपोर्ट में भारत सहित एशिया प्रशांत क्षेत्र में विकास परिदृश्य पर प्रकाश डाला गया है। UNDP की यह रिपोर्ट देश में दीर्घकालिक प्रगति के साथ साथ असमानता एवं व्यापक व्यवधानों का चित्रण करती है। इसमें बताया गया है कि भारत उच्च आय एवं धन असमानता वाले शीर्ष देशों में उभरा है। जो भारत है वो उच्च आय एवं धन असमानता वाले शीर्ष देशों में उभरा है। रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2022 के दौरान भारत में प्रति व्यक्ति आय में तेज वृद्धि दर्ज की गई, जब यह $442 से बढ़कर $2389 हो गई है। इस वृद्धि ने बड़ी संख्या में लोगों को निर्धनता के जाल से बाहर निकाला है तथा जनसंख्या के बड़े भाग के रहन सहन के स्तर में सुधार किया है। इसके साथ ही देश में निर्धनता अनुपात $2.15 प्रतिदिन की आय की वृद्धि से 2004 से 2019 के बीच 40% घटकर 10% ही रह गया है। रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ आय एवं संपत्ति की असमानता में वृद्धि एक चुनौती बनी हुई है। रिपोर्ट में दिए गए एक अन्य आंकड़े के अनुसार 2015-16 व 2019-21 के दौरान देश में बहुआयामी निर्धनता यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 25% से घटकर 15% रह गई है। यह दर्शाता है कि संदर्भित अवधि में न केवल आय के स्तर में बल्कि
मानव विकास के अन्य पहलुओं में भी बड़े पैमाने पर सुधार जनसंख्या के बड़े भाग में हुए हैं। निर्धनता देश के कुछ ही राज्यों में केंद्रित होने की बात भी रिपोर्ट में की गई है। इसमें बताया गया है कि इन सफलताओं के बावजूद निर्धनता उन राज्यों में केंद्रित है जहां देश की 45% जनसंख्या निवास करती है, किंतु 62% निर्धन इन्हीं राज्यों में है। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन समूहों के दोबारा गरीबी में जाने का खतरा है उनमें महिलाएं, अनौपचारिक श्रमिक और अंतर्राज्यीय प्रवासी शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र इस वर्ष वैश्विक आर्थिक विकास में 2/3 का योगदान देंगे, लेकिन आय और धन की असमानताएं बनी रहेंगी, विशेषतः दक्षिण एशिया में, जहां सबसे धनी 10% लोग कुछ आय के साथ आधे पर नियंत्रण रखते हैं। इस प्रकार एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट 2024 दीर्घकालिक प्रगति के साथ साथ असमानता और व्यापक व्यवधान की स्थिति का चित्रण करती है, एक अशांत विकास परिदृश्य की भविष्यवाणी करती है और मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए नई दिशाओं का आह्वान करती है। लीड्स 2023 सर्वे रिपोर्ट में अगला टॉपिक है ये। लीड्स 2023 सर्वे रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश दूसरे वर्ष भी बना अचीवर प्रदेश। ठीक है, लीड्स की है, इसमें उत्तर प्रदेश बना अचीवर प्रदेश। दिसंबर 2023 में जारी लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंस स्टेट्स यानी कि लीड्स सर्वे रिपोर्ट 2023 में यूपी को लगातार दूसरे साल अचीवर्स प्रदेश की सूची में शामिल किया गया है। रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को लैंडलॉक राज्यों की श्रेणी में अचीवर्स घोषित किया गया है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की ओर से राज्यों में लॉजिस्टिक पर आधारित सर्वे में यूपी को यह उपलब्धि प्राप्त हुई है। लीड्स सभी 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे, सेवाओं व मानव संसाधनों का आकलन करने के लिए एक स्वदेशी डेटा सूचकांक है। इसमें राज्यों को चार श्रेणियों कोस्टल यानी कि तटीय, लैंडलॉक्ड यानी कि भू आबद्ध, नॉर्थ ईस्ट और संघ शासित राज्य में बांटा गया है। अगला पॉइंट, चारों श्रेणियों के लिए राज्यों में अचीवर्स, फास्ट मूवर्स और एस्पायर्स की रैंकिंग दी जाती है। रिपोर्ट में कोस्टल श्रेणी में आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक को अचीवर्स घोषित किया गया। लैंडलॉक में यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, हरियाणा दूसरे पर है, तेलंगाना तीसरे पर, वो पंजाब चौथे पर है। नॉर्थ ईस्ट श्रेणी में असम, सिक्किम और त्रिपुरा, जबकि संघ शासित श्रेणी में चंडीगढ़ और दिल्ली शामिल हैं। यूपी की उपलब्धि के पीछे लॉजिस्टिक और रोड नेटवर्क क्षेत्र में किए गए बेहतर कार्यों को माना जा रहा है। यूपी में किस लिए माना जा रहा है? उपलब्धि के पीछे लॉजिस्टिक और रोड नेटवर्क क्षेत्र में किए गए बेहतर कार्य को। एस्पायर्स सूची में कोस्टल में गोवा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, लैंडलॉक श्रेणी में बिहार, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश और झारखंड, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, संघ शासित में दमन द्वीप, दादरा और नगर हवेली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख शामिल हैं। एस्पायर्स में फास्ट मूवर्स के लिए कोस्टल श्रेणी में केरल, महाराष्ट्र 2 हैं और लैंडलॉक में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और संघ शासित में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप तथा पुदुचेरी शामिल हैं। ये फास्ट मूवर्स में थे। अब अगला देखते हैं हम। रबी मौसम 2023-24 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी का निर्धारण। रबी मौसम 2023-24 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी का निर्धारण। रबी मौसम 2023-24 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 के दौरान सभी फॉस्फेटिक एवं पोटास उर्वरक यानी P&K फर्टिलाइजर्स किसानों को आसानी से रियायती दर पर उपलब्ध कराने के लिए इन उर्वरकों के पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की नई दरों को मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 26 अक्टूबर 2023 को प्रदान की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के पर मंत्रिमंडलीय समिति की इस बैठक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर जैसे विभिन्न पोषक तत्वों से युक्त फॉस्फेट एंड पोटास P&K उर्वरकों के लिए निम्नलिखित पोषक तत्व आधारित न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी NBS सब्सिडी रबी सत्र 2023-24 के लिए स्वीकृत की गई है। डेटा देख लेते हैं कुछ।
जैसे पोषक तत्व और पोषक तत्व पर आधारित सब्सिडी रुपये प्रति ग्राम। NPK सल्फर, ठीक है। एन में है आपका 47.02 और पोटास में आपका 20.82 और फास्फोरस में है 2.38 और सल्फर में है 1.82। मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित उपर्युक्त पोटास तत्व आधारित सब्सिडी NBS का परिव्यय रुपये 22,308 करोड़ आंकलित किया गया है। उपर्युक्त रासायनिक उर्वरकों में यूरिया N का मूल्य सरकार निर्धारित करती है, जबकि न्यूट्रिएंट्स आधारित फर्टिलाइजर्स आधारित अर्थात DAP, NPK एवं MOP जैसी मिश्रित उर्वरकों का मूल्य कंपनियां ही निर्धारित करती हैं। ध्यान रखिएगा, यूरिया का कौन निर्धारित करता है? सरकार। बाकी DAP, NPK और MOP जैसी इन सब चीज़ों का कंपनियां ही निर्धारित करती हैं। हालांकि इन पर सरकार पूरी नज़र रखती है ताकि किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता बनी रहे। FATF की समीक्षा रिपोर्ट, अगला है आपका FATF की समीक्षा रिपोर्ट। 23 अक्टूबर 2023 को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट में केमैन आइलैंड, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया आदि देशों को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाने की घोषणा की है। 4 हैं केमैन आइलैंड, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया को ग्रे लिस्ट से हटाने की घोषणा की है, जबकि बुल्गारिया को लिस्ट में शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, ग्रे लिस्ट में किसको शामिल किया गया है? बुल्गारिया को। FATF की ग्रे लिस्ट में ऐसे क्षेत्राधिकार शामिल होते हैं जो संगठन के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद रोधी वित्त पोषण CFT और प्रसार वित्त पोषण मानकों को पूरा नहीं करते हैं। यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद रोधी वित्त पोषण और प्रसार वित्त पोषण मानकों को पूरा नहीं करते हैं। इस लिस्ट में रखे गए देशों पर तब तक निगरानी बढ़ाई जाती है जब तक कि उनके नियामक ढांचे में व्याप्त कमियों का समाधान नहीं हो जाता है। FATF की ब्लैक लिस्ट में उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार शामिल हैं। ध्यान रखिएगा, ब्लैक लिस्ट में कौन कौन शामिल है? ब्लैक लिस्ट में उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार। और ग्रे लिस्ट में किसको शामिल किया गया है? बुल्गारिया को, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था ये, ठीक है। बुल्गारिया को शामिल किया गया है, लिस्ट में शामिल किया गया है। FATF के वैश्विक नेटवर्क 200 से अधिक न्याय क्षेत्रों में से हैं। नेटवर्क के प्रतिनिधियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पर्यवेक्षकों ने पेरिस में FATF मुख्यालय में इस चर्चाओं में भाग लिया है। मुख्यालय कहाँ है इसका? पेरिस में। FATF आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए क्राउड फंडिंग पर एक प्रमुख रिपोर्ट प्रकाशित करने पर सहमत हुआ है। इसके अतिरिक्त फरवरी 2023 में अनुमोदित FATF ने अपने 40वें सदस्य के रूप में इंडोनेशिया का स्वागत किया है। मार्च 2022 में घोषित रूसी संघ की सदस्यता का निलंबन बरकरार है। अभी ध्यान रखिएगा, रूसी संघ की सदस्यता का निलंबन बरकरार है। अगला टॉपिक है आपका ज्यूरिख, दुनिया का सबसे महंगा और दमिश्क सबसे सस्ता शहर। ज्यूरिख दुनिया का सबसे महंगा शहर हो गया तथा दमिश्क सबसे सस्ता शहर हो गया। दिसंबर 2023 में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने दुनिया के सबसे महंगे शहरों की वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2023 रिपोर्ट जारी की है। तो किसने जारी की है? ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2023 रिपोर्ट जारी की है। इसमें सिंगापुर और ज्यूरिख महंगाई के मामले में एक साथ शीर्ष स्थान पर है। तो दो लोग हैं, सिंगापुर और ज्यूरिख। वर्ष 2022 में स्विट्जरलैंड का शहर ज्यूरिख, कहाँ का शहर ये? स्विट्जरलैंड का 6ठे स्थान पर था, लेकिन इसी बार न्यूयॉर्क को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष पर पहुंच गया है। वहीं सिंगापुर ने पिछले 11 साल में 9वीं बार रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अमेरिका शहर न्यूयॉर्क सूची में तीसरे स्थान पर है। न्यूयॉर्क कितने नंबर पर है? तीसरे स्थान पर। सिंगापुर नंबर 1 पे है, ज्यूरिख नंबर 1 पे है। स्कोर दोनों का कितना है? 104 है। न्यूयॉर्क 3 नंबर पे है और 2 नंबर पे कोई नहीं है। जेनेवा भी आपका 3 नंबर पे है। हांगकांग 5 नंबर पे है। लॉस एंजलिस 6 नंबर पे है। पेरिस आपका 7 नंबर पे है। तेल अवीव और कोपेनहेगन आपका 8 नंबर पे है। सैन फ्रांसिस्को 10 नंबर पे है। रैंकिंग में सबसे बड़ी छलांग लगाने वाले दो शहर मैक्सिको के सेंटियागो डी क्वेरेतारी 51 और एग्वासकालिएंटिस 82 हैं। डॉलर के मुकाबले पेसो मजबूत हुए हैं। इसके अलावा डॉलर के मुताबिक पैसा मजबूत हुआ है। इसके अलावा
ब्याज दरों में वृद्धि और भारी निवेशकों के कारण यह बदलाव हुआ है। युद्ध के कारण प्रतिबंधों ने रूबल को कमजोर किया, जिससे मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में सर्वाधिक गिरावट देखी गई। रैंकिंग में शामिल दुनिया के 5 सबसे सस्ते शहर। दमिश्क 173 रैंकिंग में है, और तेहरान ईरान की कैपिटल है, वो 172 पे है। तो और त्रिपोली लीबिया 171, कराची पाकिस्तान, ताशकंद उज्बेकिस्तान। इस साल भी दुनिया का सबसे सस्ता शहर दमिश्क सीरिया है। वह सूची में अंतिम स्थान 173वें स्थान पर स्थित है। EIU की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे सस्ता शहर अहमदाबाद 166वीं पर है। उसके बाद चेन्नई को 163वीं रैंक मिली है, ध्यान रखिएगा। रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे महंगा शहर मुंबई, ये याद करने वाली बात है। सबसे सस्ता और महंगा, सबसे सस्ता है आपका अहमदाबाद, और सबसे महंगा जो आपका है वो मुंबई है। 150वीं रैंकिंग पर है। नई दिल्ली को 159वीं और बेंगलुरु को 161वीं रैंकिंग मिली है। भारतीय शहरों का प्रदर्शन देख लेते हैं जरा एक बारी। सबसे महंगा आपका मुंबई है, 150वीं रैंक मिली है। फिर नई दिल्ली 159 और बेंगलुरु 161, चेन्नई 163 और अहमदाबाद 166 है। EIU के इस सर्वे में 14 अगस्त से 11 सितंबर के बीच दुनिया के 173 शहरों को शामिल किया गया है। विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा बोलीविया में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे ऊंची परमाणु सुविधा कहाँ पे है? ये बोलीविया में। रूस के परमाणु ऊर्जा निगम रोसाटॉम ने बोलीविया के एल अल्टो में समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर पर्वत उल्का में एक अनुसंधान रिएक्टर दबाव पोत स्थापित करके एक रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही अब यह विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा बन गई है। रोसाटॉम ने बोलीविया एजेंसी फॉर न्यूक्लियर एनर्जी ABEN की ओर से इस परियोजना का निर्माण किया है। रूसी उपकरणों वाला यह रिएक्टर कॉम्प्लेक्स बोलीविया को मौलिक और व्यवहारिक वैज्ञानिक अनुसंधान करने की अनुमति देगा। यह लिथियम उद्योग सहित विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए अतिरिक्त उपकरण प्रदान करेगा। यह अनुसंधान रिएक्टर रेडियो आइसोटोप का उत्पादन भी सुनिश्चित करेगा। इस केंद्र की सुविधाओं का निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य वर्ष 2025 निर्धारित किया गया है। अगला टॉपिक है आपका रेलवे से जुड़ी 2 कंपनियों इरकॉन और राइट्स लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल गया है। नवरत्न, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी हैं 2? राइट्स और इरकॉन। रेल मंत्रालय के तहत इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड IRCON और राइट्स लिमिटेड को क्रमशः 15वें और 16वें नवरत्न कंपनी का दर्जा 12 अक्टूबर 2023 को दिया गया है। दोनों कंपनियां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों CPSC में शामिल हैं। इससे पहले भारत में कुल 14 नवरत्न कंपनियां थीं, जिसकी संख्या अब 16 हो गई है। तो टोटल नवरत्न कितने हो गए अब? 16। राइट्स लिमिटेड कारपोरेशन में आने के 50वें वर्ष में प्रवेश करते हुए राइट्स लिमिटेड पर भारत में एक अग्रणी परिवहन, इंफ्रास्ट्रक्चर, परामर्श और इंजीनियरिंग फर्म है। यह परिवहन, रेलवे, रोलिंग स्टॉक के निर्यात, राजमार्ग, हवाई अड्डे, महानगर, शहरी इंजीनियरिंग, बंदरगाह जलमार्ग और ऊर्जा प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं देती हैं। नेक्स्ट है दूसरी कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। इरकॉन को इनकॉर्पोरेटेड हुए 47 वर्ष हो चुके हैं और यह भारतीय रेलवे के निर्माण कार्यों का संचालन कर रही है। इसकी मुख्य क्षमता रेलवे, राजमार्ग और एक्स्ट्रा हाई टेंशन सबस्टेशंस इंजीनियरिंग और निर्माण में है। इरकॉन भारत के कई राज्यों सहित अन्य देशों में भी अपने कार्यों का संचालन करती है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10,750 करोड़ रुपए का समेकित वार्षिक कारोबार किया है और 765 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। किसी कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिलने का मतलब यह है कि उसके व्यापार में विस्तार और बढ़ोतरी होना। इससे उसके रेवेन्यू, बिजनेस और कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। नवरत्न दर्जे में से कंपनियों को बाजार की विश्वसनीयता बढ़ाने और बड़े आकार की PPP परियोजनाएं आरंभ करने में लाभ होता है। वित्त मंत्रालय द्वारा रेलवे से जुड़ी इन 2 कंपनियों राइट्स लिमिटेड और इरकॉन को नवरत्न कंपनी का दर्जा देने के बाद अब दिसंबर 2023 तक देश में नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 से बढ़कर 16 हो गई है। भारत में 16 स्थायी नवरत्न PSUs, एक एक करके देख लेते हैं हम लोग।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पहली, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड दूसरी, इंजीनियर्स लिमिटेड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड तीसरी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड NBCCL, नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड NL, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SCI, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL, रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL, ONGC विदेश लिमिटेड ONGCVL और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स RCF। इरकॉन 15 नंबर पे है और राइट्स लिमिटेड 16 नंबर पे है, जिनको लास्ट में जोड़ा गया है एक साथ में। बौद्धिक विकास संपदा सांकेतिक रिपोर्ट 2022 नेक्स्ट टॉपिक है ये। विकास विश्व बौद्धिक संपदा सांकेतिक रिपोर्ट। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के महानिदेशक डेरेन टैग द्वारा नवंबर 2023 में वार्षिक विश्व बौद्धिक संपदा सांकेतिक WIPO रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार डेनमार्क और डिज़ाइन के लिए वैश्विक फाइलिंग में गिरावट के बावजूद दुनिया भर के इनोवेटर्स ने 2022 में 3.46 मिलियन पेटेंट आवेदन जमा किए हैं, जो लगातार तीसरे वर्ष की वृद्धि है। इस पेटेंट बढ़ोतरी में योगदान देने वाली शीर्ष देशों में चीन नंबर 1 पे, अमेरिका दूसरे पे, जापान तीसरे पे, कोरिया गणराज्य और जर्मनी शामिल हैं। चीन में स्थित आवेदकों ने 2022 में घरेलू और विदेशी दोनों क्षेत्रों को कवर करते हुए लगभग 1.5 मिलियन पेटेंट आवेदन दायर किए हैं। चीन के बाद अमेरिका ने लगभग 505,539 और जापान ने 405,361, कोरियन गणराज्य ने 272,315 और जर्मनी ने 155,896 का स्थान है। लेकिन चीन के पेटेंट आवेदकों की दर 2021 में 6.1% से बढ़कर 2022 में 3.1% हो गई है। इस बीच भारत के निवासियों द्वारा पेटेंट आवेदनों में 2021 में 31.6% की वृद्धि दर्ज की गई, 31.6% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे शीर्ष 10 फाइलर्स में किसी भी अन्य देश की तुलना में 11 साल की तेजी वृद्धि हुई है। दीर्घकालिक प्रवृत्ति को जारी रखते हुए अधिकांश IP फाइलिंग गतिविधि एशिया में है। 2022 में एशिया में वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में 67.9%, ट्रेडमार्क अनुप्रयोगों में 67.8% और औद्योगिक डिज़ाइन फाइलिंग में 70.3% से ज़्यादा थी। ट्रेडमार्क आवेदनों को 2022 में मंदी का सामना करना पड़ा। आवेदन मार्ग की संख्या में 14.5% की कमी आई है। चीन के आवेदकों ने लगभग 7.7 मिलियन आवेदन किए हैं। इसके बाद अमेरिकी आवेदक 945,571, तुर्कियों में स्थित आवेदक 482,567, जर्मनी में 479,334 और भारत के आवेदक 467,918 हैं। हालांकि 2022 में शीर्ष 20 देशों में से 14 देशों की फाइलिंग में कमी देखी गई है, जिनमें चीन की फाइलिंग में लगभग 21% की गिरावट आई है। 2022 में औद्योगिक डिज़ाइन अनुप्रयोगों में 2.1% की कमी आई है। कुल 1.1 मिलियन अनुप्रयोगों में लगभग 1.5 मिलियन डिज़ाइन थे। इस मामले में तुर्की, ब्राज़ील, भारत, इटली और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। दायर किए गए आवेदनों में 841,164 डिज़ाइनों के साथ चीन दुनिया के शीर्ष पर है। चीन नंबर 1 पर है, उनके बाद तुर्की 80,559 और जर्मनी 70,346 और अमेरिका 67,349 के आवेदक थे। 91 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्राधिकरणों के डेटा से पता चलता है कि 2022 में अनुमानित 58,400 संरक्षित भौगोलिक संकेतक GI अस्तित्व में हैं। 2022 में चीन 9,571 के क्षेत्र में सबसे अधिक GI लागू थे। इसके बाद हंगरी 7,843 और जर्मनी 7,386 और चेक गणराज्य 6,383 के थे। वाइन और स्पिरिट से संबंधित GI टैग का योगदान 2020 के कुल वैश्विक GI का लगभग 50% था, जबकि कृषि उत्पादों और खाद्य पदार्थों का 43.1% और हस्तशिल्प का 4.2% था।
अगला टॉपिक है वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग नवंबर 2023 में जारी रैंकिंग के अनुसार भारत 72 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ वैश्विक यूनिवर्स रैंकिंग 2023 में तीसरे स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, यूनिकॉर्न में भारत कितने नंबर पर है? तीसरे स्थान पर है। जिसका कुल मूल्यांकन 195.75 बिलियन डॉलर है। 195.75 बिलियन डॉलर है। जर्नलिस्ट आगे के शोध के अनुसार देश के यूनिकॉर्न कुल वैश्विक यूनिकॉर्न मूल्यांकन में 5% का महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वैश्विक रैंकिंग में जगह बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी बायजूस है, जो 11.50 बिलियन डॉलर के मूल्यांकन के साथ 36वें स्थान पर है। विश्व में कुछ समकक्षों की तुलना में प्रति यूनिकॉर्न 2.72 बिलियन डॉलर के कम औसत मूल्यांकन के बावजूद भारत के यूनिकॉर्न कुल वैश्विक यूनिकॉर्न मूल्यांकन में 5% का महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कुल यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या के मामले में चीन दूसरे स्थान पर है, जिसका संयुक्त मूल्यांकन 641.67 बिलियन डॉलर है। तो चीन के सभी यूनिकॉर्न कंपनियों के कुल मूल्यांकन का लगभग 17% है। बाइट डांस टिकटॉक की मूल कंपनी चीन में सबसे अधिक मूल्यवान कंपनी है और इसकी कीमत 225 बिलियन डॉलर से अधिक है। दुनिया भर में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या सबसे अधिक 668 के साथ अमेरिका शीर्ष पर है। ध्यान रखिएगा, अमेरिका शीर्ष पर है, दूसरे पर चीन है, तीसरे पर इंडिया है, जो चीन 172 से 3 गुना अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में यूनिकॉर्न कंपनियों का संयुक्त मूल्यांकन 2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है, जो दुनिया कंपनियों के कुल मूल्यांकन का आधे से अधिक 54% है लगभग। forex.com द्वारा कराए गए शोध में यह भी पता चलता है कि इंटरप्राइज टेक उद्योग यूनिकॉर्न कंपनियों पर बढ़त बनाए हुए है, जिसकी कुल संख्या 377 और संयुक्त मूल्यांकन 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है। $1 ट्रिलियन से अधिक है। इंटरप्राइज टेक के 2027 तक विकास और कुल मूल्यांकन अनुमानों को पार करते हुए एक अग्रणी उद्योग के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने का अनुमान है। वित्तीय सेवा क्षेत्र में 216 यूनिकॉर्न कंपनियां सामूहिक रूप से 706 बिलियन डॉलर के मूल्यांकन का दावा करती हैं। 216 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ उपभोक्ता और खुदरा उद्योग का तीसरा स्थान है। अगला टॉपिक है विद्युत मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में विद्युत उत्पादन की क्षमता 417 गीगावाट हो गई है। विद्युत मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में विद्युत उत्पादन की क्षमता 417 गीगावाट। विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार मई 2023 के अंत में देश में विद्युत की कुल 417668 मेगावाट स्थापित क्षमता में 233269 मेगावाट क्षमता जीवाश्म ईंधन और 46850 मेगावाट जल विद्युत की और 6780 मेगावाट नाभिकीय विद्युत की तथा 125692 मेगावाट क्षमता अन्य नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में थी। इस प्रकार कुल विद्युत क्षमता में 56.8% भाग जीवाश्म विद्युत का जहाँ था जल विद्युत क्षमता का भाग 11.2%, नाभिकीय विद्युत क्षमता का 1.6% तथा नवीकरणीय ऊर्जा का लगभग 30.2% था। कुल विद्युत स्थापित क्षमता में 49.1% था। कोयला आधारित विद्युत का 1.6%, लिग्नाइट आधारित विद्युत का 6.0%, गैस आधारित विद्युत का तथा 0.1% भाग डीजल आधारित विद्युत का था। इन चारों की गणना तापीय विद्युत में की जाती है। ध्यान रखिएगा, ये तापीय विद्युत है, डीजल, कोयला, लिग्नाइट और गैस। विद्युत उत्पादन में वर्तमान में भारत का स्थान अमेरिका व चीन के बाद विश्व में तीसरा है। भारत का स्थान कितना है विद्युत उत्पादन में? तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे भारत है। देश में विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता जून 2022 के अंत में 4,03,760 मेगावाट थी, जो बढ़कर मई 2023 के अंत तक 4,17,668 मेगावाट हो गई थी। इस प्रकार 11 माह की इस अवधि में विद्युत उत्पादन क्षमता में 13,908 मेगावाट की वृद्धि हुई है।
कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 4,17,668 मेगावाट में 1,55,000 मेगावाट क्षमता केंद्रीय क्षेत्र में, 1,05,726 मेगावाट यानी कि 25.3% राज्य क्षेत्र में, तथा शेष 2,11,887 मेगावाट जो लगभग 50.7% है क्षमता निजी क्षेत्र में थी। जुलाई 2023 में काकरा पार संयंत्र गुजरात में 700 मेगावाट की तीसरी इकाई में उत्पादन शुरू होने से देश में परमाणु ऊर्जा क्षमता 7,480 मेगावाट हो गई है। ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। भारत में विद्युत की स्थापित क्षमता किस किस क्षेत्र में कितनी है, ठीक है। तो यह है श्रेणी वाइज डिवाइड किया गया इसमें। तो श्रेणी में देखते हैं जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल, जिसमें कोयला, लिग्नाइट, गैस और तेल, 4 चीज़ें हैं फॉसिल फ्यूल में। जैसा कि आपने देखा है ये 2 पार्ट में डिवाइड है, 30 जून 2022 की स्थिति और 31 मई 2023 की स्थिति के हिसाब से। तो ये जो है इसमें कोयला जो है आपका 50% है और 31 मई 2023 की स्थापित क्षमता में लगभग 49% हो गया है, 1% से ज़्यादा की कमी आई है लगभग इसमें। और लिग्नाइट की जो है 1.7% और लिग्नाइट की जो वर्तमान में है 2023 में 1.6% है, इसमें भी 0.1% की कमी आई है। और गैस में भी 6.2% है तो 6.0 हो गया है, 0.2% की कमी आई है। और तेल में अगर देखा जाए तो 0.1 से 0.1 पे ही है, इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। कुल जीवाश्म की अगर बात करें तो ये 58.5% पहले था और अभी ये 56.8% है, लगभग कुछ कमी आई है जीवाश्म ईंधन में। और गैर जीवाश्म ईंधन में लगभग देखा जाए तो जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, अक्षय ऊर्जा, जल विद्युत सहित जल के साथ में अगर देखा जाए तो 39.7% है जो थी पहले, अब वो हो गई 41.4%। ध्यान रखने वाली बात है ये नवीकरणीय ऊर्जा कितनी हो गई, 41.4% हो गई है कुल ऊर्जा में, ठीक है। और अगला जल विद्युत अगर देखा जाए तो जल विद्युत है तुम्हारा 11.6% था पहले, अब 11.2% रह गया है, यानी कुछ कमी आई है, ठीक है। पवन, सौर व अन्य नवीकरणीय देखा जाए तो 28.3% थी पहले, अब 30.2% हो गई है। और विंड पवन की बात करें तो इसमें 10.1 से 10.3 हो गया है। आगे देखते हैं हम लोग। सेम ग्राफ है ये, लेकिन इसको एक बार देख लीजिए थोड़ा सा। श्रेणी वाइज डिवाइड किया गया है। सौर, बायो मास विद्युत, वेस्ट टू एनर्जी, लघु जल विद्युत, नाभिकीय में, कुल गैर जीवाश्म ईंधन और कुल स्थापित क्षमता अगर देखा जाए तो कुल स्थापित क्षमता 100 है। 100 को कैसे डिवाइड किया गया सब सारी चीज़ों में, तो सौर ये 30 जून 2022 की स्थिति है और ये 31 मई 2023 की स्थिति की बात की गई है। तो सौर में अगर देखा जाए तो पहले 14.2% था जो बढ़ के 16.1% हो गया है। और बायोमास विद्युत में देखा जाए तो 2.5 से 2.5 पे ही है। और वेस्ट टू एनर्जी जो है आपका 0.1 से 0.1 पे ही है। जल विद्युत, लघु जल विद्युत की बात करें तो 1.2 से 1.2 पे ही है। और जो नाभिकीय यानी न्यूक्लियर की बात करें तो 1.7 से 1.6 पे हो गया है, जो न्यूक्लियर में थोड़ा सा कमी आई है। कुल गैर जीवाश्म ईंधन की अगर बात करें तो ये 41 पॉइंट से बढ़कर लगभग 1.5 पॉइंट बढ़कर 43.0 हो गया है, यानी कि कुल जीवाश्म ईंधन में बढ़ोतरी आई है। कुल स्थापित क्षमता में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान कितना है। विभिन्न क्षेत्र अगर देखा जाए तो केंद्रीय क्षेत्र तथा राज्य क्षेत्र और निजी क्षेत्र, तो सबसे ज़्यादा योगदान निजी क्षेत्र का है। आप देख रहे हैं 49.5% और जो वर्तमान में कितना हो गया 50.7, यानी 50% से अधिक निजी क्षेत्र का है कुल 100 में। केंद्रीय क्षेत्र का आपका लगभग 24.0 है और राज्य क्षेत्र का 25.3 है, यानी कि नंबर 1 पर तुम्हारा प्राइवेट है, नंबर 2 पे स्टेट है, नंबर 3 पे सेंटर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। जुलाई 2023 में गुजरात में काकरा पार संयंत्र में 700 मेगावाट की एक इकाई में उत्पादन प्रारंभ होने से देश में नाभिकीय विद्युत की क्षमता 7,480 मेगावाट हो गई है। काकरा पार संयंत्र 700 मेगावाट, ठीक है। अगला टॉपिक है एडेलगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023। एडेलगिव हुरून इंडिया परोपकार की सूची अगर है तो इसमें देखा जाए शिव नादर को सबसे प्रमुख पर रखा, सबसे शीर्ष पर रखा गया है। 2 नवंबर 2023 को एडेलगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में HCL टेक के संस्थापक शिव नादर और उनके परिवार ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उन्होंने 2042 करोड़ रुपये का दान दिया है। 2042 करोड़ रुपये का दान दिया। लगातार यह 5वां वर्ष है जब नादर परिवार ने
इसमें शीर्ष स्थान को बरकरार रखा है। विप्रो के संस्थापक अध्यक्ष अजीम प्रेमजी और उनके परिवार ने 1774 करोड़ रुपए के दान के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। प्रेम जी के परोपकारी योगदान में पिछले वर्ष की तुलना में 267% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस सूची में सबसे कम उम्र के परोपकारी निखिल कामथ का नाम है। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 110 करोड़ का दान दिया है। रुपया 47 करोड़ के दान के साथ इन्फोसिस के सह संस्थापक के दिनेश इस वर्ष एडलिग हुरून परोपकारी सूची में नए प्रवेश करता है। आगे देखते हैं। फिलेंथ्रोपीज की संस्थापक रोहिणी नीलेकड़ 170 करोड़ रुपये के दान के साथ महिलाओं में शीर्ष पर हैं। फिलेंथ्रोपीज रोहिणी नीलेकड़ 170 करोड़ के दान के साथ महिलाओं में शीर्ष पर हैं। इस वर्ष की सूची में 50 भारतीय दानवीरों में 7 महिलाएं हैं। ध्यान रखिएगा। 39 व्यक्तियों के साथ मुंबई भारत की परोपकार राजधानी है। 39 व्यक्तियों के साथ मुंबई जो है वो परोपकार की राजधानी है। इसके बाद नई दिल्ली और बेंगलुरु। एडलग्यू हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में पाया गया है कि 1319 व्यक्तियों की संचयी संपत्ति बढ़ाकर 109 लाख रुपए करोड़ हो गई है, जो सिंगापुर, यूएई और सऊदी अरब की संयुक्त जीडीपी को पार कर गई है। शीर्ष 5 अग्रणी दानवीर। तो पहले नंबर पे आपको पता है शिवनादर 2042 करोड़ रुपए। दूसरे नंबर पे अजीम प्रेमजी, तीसरे पे मुकेश अंबानी, चौथे पे कुमार मंगला बिरला और गौतम अदानी पांचवें पे हैं। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं। जून 2023 तक भारत पर विदेशी ऋण कितना है ये देखते हैं। भारत पर विदेशी ऋण की स्थिति पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट 28 सितंबर 2023 को जारी किया। जून 2023 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण 629.1 अरब डॉलर था, जो मार्च 2023 के अंत में 624 यानी कि कम हो गया है अरब डॉलर रह गया है। इस प्रकार कुल विदेशी ऋण में 4.7 अरब डॉलर यानी कि 0.7% की वृद्धि 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान हुई। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान विदेशी ऋण में हुई वृद्धि रुपये व अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर के मूल्य में हुई वृद्धि के कारण कम रही है। जून 2023 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण जीडीपी का 18.6% था, जो 3 माह पूर्व मार्च 2023 के अंत में 18.8% था। जून 2023 के अंत में भारत का 629.1 अरब डॉलर के कुल विदेशी ऋण में दीर्घकालिक ऋण 505.5 अरब डॉलर व अल्पकालिक ऋण 123.6 अरब डॉलर था। इस प्रकार कुल विदेशी ऋण में 80.4% भाग दीर्घकालिक ऋणों का है, जबकि अल्पकालिक ऋणों का भाग लगभग 19.6% था। मार्च 2023 की तुलना में जून 2023 के अंत में दीर्घकालिक ऋण में 9.6% की वृद्धि जहां हुई, वहीं अल्पकालिक ऋण में 4.8% की कमी दर्ज की गई है। आरबीआई की इस रिपोर्ट के अनुसार जून 2023 के अंत में देश के कुल विदेशी ऋण का सर्वाधिक 54.4% भाग डॉलर में निरूपित था। 54.4% भाग किसमें था? डॉलर में था। दूसरे स्थान पर 30.4% भाग भारतीय रुपये में निरूपित था। कुल विदेशी ऋण का 5.9% भाग एसडीआर में कितना था? 5.9% और 5.7% जापानी येन में तथा 3.0% भाग यूरो में निरूपित था। रिपोर्ट के अनुसार भारत का ऋण सेवा अनुपात यानी कि डेट सर्विस रेशियो निर्यात प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋणों व ब्याज की अदायगियों के रूप में अगर देखा जाए तो जून 2023 के अंत में 6.8% था, जो मार्च 2023 में 5.3% था। जून 2023 के अंत में देश में आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष कुल विदेशी ऋणों के 94.6% में थे, जो 3 माह पूर्व मार्च 2023 के अंत में 92.6% थे। कुछ आंकड़े देख लेते हैं सारणी में। विदेशी ऋण संबंधी आंकड़े एक दृष्टि में जून 2023 के अंत में स्थित कुल विदेशी ऋण आपको पता है 629.1 अरब डॉलर है, लगभग 650 के आसपास है। दीर्घकालिक ऋण कितना है? 505 अरब डॉलर। कुल विदेशी ऋण में दीर्घकालिक ऋण का भाग कितना है? 80.4% और अल्पकालिक ऋण जो है 123.6 अरब डॉलर। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 629 डॉलर के आसपास लगभग आ जाएगा। कुल विदेशी ऋण में अल्पकालिक ऋण का भाग जो है 19.6%, दीर्घकालिक 80.4 और अल्पकालिक 19.6%। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल विदेशी ऋण जो है हमारा वो 18.6% है। कुल विदेशी ऋण में रियायती ऋण का भाग जो है वो आपका 7.8% है
और मुद्राओं की दृष्टि से विदेशी ऋण की संरचना अगर देखा जाए तो ये है, डॉलर में सबसे ज़्यादा है 54%, और रुपए मूल्य में देखा जाए तो 30%, सबसे ज़्यादा दोनों में ही है। इन्हीं दो में सबसे ज़्यादा है, रुपए और डॉलर में। एसडीआर में देखा जाए तो लगभग 6% यानी 5.9%, और येन में 5.7 और यूरो में 3.0% है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। एयर इंडिया में विस्तार के विलय को प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी। एयर इंडिया में विस्तारा के विलय को प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने टाटा सन्स के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में टाटा एसआईए एयरलाइंस TSAL / विस्तारा के विलय को मंजूरी 1 सितंबर 2023 को प्रदान की। TSAL यानी कि विस्तारा के एयर इंडिया लिमिटेड एयर इंडिया में विलय के बाद एयर इंडिया लिमिटेड का अस्तित्व बना रहेगा तथा 218 विमानों के बेड़े के साथ यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कैरियर तथा दूसरी सबसे बड़ी डोमेस्टिक कैरियर विमान सेवा कंपनी बन जाएगी। इस विलय के पश्चात एयर इंडिया लिमिटेड की इक्विटी में सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड को कुछ हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए भी अनुमति प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रदान की। एयर इंडिया लिमिटेड जनवरी 2022 से पूर्व सार्वजनिक क्षेत्र की विमान सेवा कंपनी थी। आपको पता होगा 2022 से पूर्व क्या थी, एक सार्वजनिक सेवा क्षेत्र विमान की एक कंपनी थी जिसकी 100% हिस्से टाटा सन्स ने अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टैलेस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 27 जनवरी 2022 को खरीद ली थी। जबकि TSAL विस्तारा टाटा सन्स व सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड यानी कि SIA का संयुक्त उपक्रम है, जिसमें टाटा सन्स व सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड की इक्विटी क्रमशः 51% व 49% है। अगले पॉइंट पर देखते हैं, अगले टॉपिक को। 2022-23 में देश खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन। देश में खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। फसल वर्ष 2022-23 के दौरान देश में प्रमुख कृषिगत उत्पादों का अंतिम अनुमान 18 अक्टूबर 2023 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। कौन जारी करता है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इस नवीनतम अनुमान के अनुसार फसल वर्ष 2022-23 में देश में खाद्यान्नों का उत्पादन रिकॉर्ड 329.69 मिलियन टन हुआ। इससे पूर्व 2021-22 में फसल वर्ष की खाद्यान्नों का उत्पादन 315 मिलियन टन हुआ। 18 अक्टूबर 2023 को जारी अंतिम आंकड़ों में 2022-23 में गेहूं, चावल व मक्का सहित खाद्यान्नों का कुल उत्पादन अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर अनुमानित किया गया है। तिलहनों का उत्पादन भी इस वर्ष रिकॉर्ड स्तर पर अनुमानित है तथा अन्य अधिकांश उपजों के उत्पादन में पूर्व वर्ष 2021-22 की तुलना में वृद्धि 2022-23 में वृद्धि हुई। कृषि मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार प्रमुख फसलों के उत्पादन के अनुमान इस प्रकार है। 2022-23 में देश में कुल उत्पादन 329.69 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर होने का अनुमान है। यह पूर्व वर्ष 2021-22 में प्राप्त किए गए 315.62 मिलियन टन की तुलना में 14 मिलियन टन अधिक है। तो बढ़ोतरी कितनी हुई? लगभग 14 मिलियन टन। आगे देखते हैं 2022-23 के दौरान चावल का उत्पादन रिकॉर्ड 135.76 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर रहा। यह पूर्व वर्ष 2021-22 के प्राप्त किए गए 129.46 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 6.28 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2022-23 के दौरान गेहूं का कुल उत्पादन 110.55 मिलियन टन होने का अनुमान है। यह 2021-22 में 107.74 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 2.87 मिलियन टन अधिक है। अंतिम अनुमानों में 2022-23 के दौरान पौष्टिक मोटे अनाज का कुल उत्पादन 57.32 मिलियन टन दिखाया गया है। यह 2021-22 में प्राप्त किए गए 51.10 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 6.22 मिलियन टन है, अधिक है, कम है, 6.22 मिलियन टन कम है। एक बार फिर से देख लेते हैं। अंतिम अनुमानों में 2022-23 के दौरान पौष्टिक मोटे अनाजों का कुल उत्पादन यानी कि 22-23 की बात करें 57.32 मिलियन टन दिखाया गया है। 21-22 से प्राप्त किए गए 51 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 6.2 मिलियन टन अधिक है ये, ठीक है। 57.32 मिलियन टन 2023 की बात चल रही है। 2022-23 में श्री अन्न यानी कि मोटे अनाज का उत्पादन 17.32 मिलियन टन अनुमानित है। 2022-23 के दौरान दालों का कुल उत्पादन 26.06 मिलियन टन अनुमानित है। यह पूर्व वर्ष 2021-22 में प्राप्त किए गए 27.30 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में लगभग 1.24 टन कम है।
2022-23 के दौरान तिलहनों का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 41.36 मिलियन टन होने का अनुमान है। यह पूर्व वर्ष 2021-22 में प्राप्त किए गए 37.96 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 3.39 मिलियन टन अधिक है। 2022-23 के दौरान, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, 2022-23 के दौरान गन्ने का कुल उत्पादन 490.53 मिलियन टन रहा है। यह 2021-22 में प्राप्त किए गए 439.43 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 51.11 मिलियन टन अधिक है। 2022-23 के दौरान कपास का उत्पादन 33.66 मिलियन गांठ, प्रत्येक गांठ 170 किलोग्राम की होती है। कितनी होती है प्रत्येक गांठ? 170 किलोग्राम की, जो वर्ष 2021 से 22 में प्राप्त किए गए 31.12 मिलियन गांठ उत्पादन की तुलना में 2.54 मिलियन गांठ अधिक है। 2022-23 के दौरान जूट एवं मेस्ता का उत्पादन 9.39 मिलियन गांठ, प्रत्येक गांठ 180 किलोग्राम की होती है रहा है। यह पूर्व वर्ष 2021-22 में प्राप्त किए गए 10.15 मिलियन गांठ उत्पादन से कम है। तो जूट हमने देख लिया, जूट और मेस्ता क्या है, उत्पादन में कम है, और कपास अधिक है, गन्ना अधिक है, गेहूं अधिक है, और साथ साथ में चावल का भी उत्पादन अधिक है। ग्राफ में देख लेते हैं हम लोग खाद्यान्न एवं अन्य प्रमुख उपजों के उत्पादन। ठीक है, कुल खाद्यान्न कितना हुआ है? 329.69 मिलियन टन, जिसमें से चावल सर्वाधिक है 135 मिलियन टन वर्तमान में, और सर्वाधिक वृद्धि जो की गई है वो है आपकी चावल में ही। और गेहूं का आप देख रहे हैं 110 मिलियन टन, मोटे अनाज में 57.32, मक्का में 38.09, और दालों में 26.06, चुनार में भी आपका 12.27, तुआर में भी आपका 3.31 मिलियन टन। ये सारी चीज़ें मिलियन टन में हैं। तिलहन आप देख रहे हैं 41.36, सारी तिलहनें कितनी हैं? आपने दाल का देखा, दाल टोटल कितनी दालें हैं? 26.06, जिसमें आपका चना, तूर आदि हैं। तिलहन में अगर हम लोग देखें तो तिलहन में हुआ है टोटल 41.36, जिनमें से मूंगफली जो है आपका 10.30 है, सोयाबीन आपका 14.99 है, और रेपसीड या सरसों अगर देखा जाए तो 12.64 है। गन्ना आपका है 400, गन्ना अगले में है, ये 490.53, और कपास का देखा जाए तो गांठों में अगर देखेंगे इसको, लाख गांठें हैं, ये हैं 336.60। ठीक है, और जूट एवं मेस्ता जो गांठों में काउंट करते हैं इसको, ये है आपका 93.92। टोटल हैं 170 किलोग्राम के प्रत्येक गांठ, और जो डबल वाला देखा जाएगा तो 180 किलोग्राम की प्रत्येक गांठ जूट और मेस्ता को नापा जाता है। वर्ष 2022-23 में बागवानी उपजों के उत्पादन के दौरान के दूसरे अग्रिम अनुमान। 2022-23 में देश में बागवानी फसलें, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के दूसरे अग्रिम अनुमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 19 अक्टूबर 2023 को जारी किए गए। इस वर्ष इन उपजों का कुल उत्पादन 351.92 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर रहा है। 351.92। 2022-23 में बागवानी फसलों के उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमान 26 जून 2023 को जारी किए गए थे। इन अनुमानों में 2022-23 में देश के कुल बागवानी उत्पादन 350.87 मिलियन टन अनुमानित रहा था, जबकि पूर्व वर्ष 21-22 में बागवानी उत्पादन 347.18 मिलियन टन रहा था। बागवानी उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान 19 अक्टूबर 2023 को जारी किए गए थे, जिनके अनुसार बागवानी उपजों के अधीन बुआई क्षेत्र में मामूली वृद्धि ही 2022-23 में दर्ज की गई थी। 2021-22 में यह क्षेत्र 28.08 मिलियन हेक्टेयर था, जो 2022-23 में 28.12 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। आगे देखते हैं कुल बागवानी उत्पादन या बुआई क्षेत्र, ग्राफ में देख लेते हैं। वर्ष की बात करेंगे, साथ साथ में क्षेत्र जो होगा वो मिलियन हेक्टेयर में कितना है, उत्पादन मिलियन टन में कितना है। तो वर्ष हम देखते हैं 21-22 में 28.04 और 347.28.04 ये आपका क्षेत्र है, और उत्पादन कितना है 347.18। 2022-23 में हम देखेंगे जो 28.28 क्षेत्र था, और उत्पादन कितना हो 350.87, और 2022-23 में देखेंगे तो 28.12 क्षेत्र था, और यह होगा 351.92। क्षेत्र में थोड़ी सी कमी आई है, परंतु उत्पादन में थोड़ी सी वृद्धि आई है। ठीक है, अगला देखते हैं। कृषि मंत्रालय के इन आकलन के अनुसार 2021-22 की तुलना में 2022-23 में फलों, सब्जियों, बागानी फसलों, फूलों व शहद के उत्पादन में वृद्धि का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के अनुसार वृद्धि का अनुमान है। दूसरे अग्रिम अनुमानों में वर्ष 2022-23 के दौरान देश में
बागवानी फसलों का कुल उत्पादन 351.92 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पूर्व वर्ष 2021-22 के 347.18 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 1.37% अधिक है। मंत्रालय के इस आकलन में 2022-23 के दौरान देश में फलों का कुल उत्पादन 108.34 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि 2021-22 में 107.51 मिलियन टन रहा था। सब्जियों की बात करें, सब्जियों का उत्पादन वर्ष 2022-23 में 212.91 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 2021-22 में प्राप्त किए गए उत्पादन 209.14 मिलियन टन की तुलना में 1.80% अधिक है। 2022-23 के दौरान देश में आलू का उत्पादन, अगर आलू की बात करें सब्जियों के अंतर्गत, 56.18 मिलियन टन से बढ़कर 60.54 मिलियन टन रहा है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 7.6% अधिक है। तो आलू के उत्पादन में वृद्धि हुई है। 2022-23 के दौरान बागवानी फसलों का उत्पादन लगभग 16.05 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि पूर्व वर्ष 2021-22 में प्राप्त किए गए 15.76 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 1.8% अधिक है। बात करते हैं बागवानी का शाब्दिक अर्थ की। उद्यान की खेती बागानी में फलों, सब्जियों, मशरूम, कट फूलों, सजावटी फूलों और पौधों, मसालों, औषधि फसलों का प्रमुख स्थान है। मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन व चाय बागान आदि भी बागानी में शामिल हैं। बागानी यानी कि हॉर्टिकल्चर एक तेजी से उभरता हुआ कृषि व्यवसाय है। हम अगला टॉपिक देखते हैं। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत नमो भारत रेलगाड़ी का परिचालन प्रारंभ हो गया है। किसका? नमो भारत नाम रखा गया है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का। राजधानी यानी कि एनसीआर में विभिन्न शहरों के बीच तीव्र गति से यात्रा के लिए विकसित किए जा रहे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत दिल्ली मेरठ के साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच 17 किलोमीटर रूट मार्ग पर रैपिड एक्स ट्रेन का परिचालन 21 अक्टूबर 2023 से शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को साहिब से दुहाई की यात्रा करके किया। आम जनता के लिए इस रूट पर रैपिड एक्स रेलगाड़ी का परिचालन 21 अक्टूबर से प्रारंभ हो गया है। 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ रूट पर यह परिचालन 2025 में शुरू होने की संभावना है। आरआरटीएस गलियारे में चलने वाली रेलगाड़ियों को नमो भारत नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? इस आरआरटीएस में नमो भारत। दिल्ली मेरठ के बीच नमो भारत का परिचालन रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की शुरुआत मात्र है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली को हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अन्य हिस्सों के साथ जोड़ने के लिए 8 कॉरिडोर्स की पहचान की गई है। कितने कॉरिडोर? 8 कॉरिडोर की पहचान की गई है। यह परियोजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यातायात के दबाव को कम करने के साथ साथ परिवहन में होने वाले उत्सर्जन में कमी लाने में भी सहायक होगी। ध्यान रखिएगा, परिवहन और यातायात दोनों में। ठीक है। विपणन वर्ष, अगला टॉपिक है विपणन वर्ष 2024-25 के लिए रबी उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी जो है 2024-25 के लिए रबी पर कितनी दी गई है? तो विपणन वर्ष 2024-25 में फसल वर्ष 2023-24 की रबी उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा केंद्र सरकार ने 19 अक्टूबर 2023 को की। विपणन वर्ष 2024-25 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 प्रति क्विंटल से बढ़कर 2775 प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इस प्रकार 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि गेहूं में एमएसपी में की गई है। गेहूं का यह समर्थन मूल्य इसकी उत्पादन लागत पर 102% पर का प्रतिफल किसानों को देगा। विपणन वर्ष 2022-23 में चना का न्यूनतम चना का जो है समर्थन मूल्य कितना है? 5,335 प्रति क्विंटल था, जो 2024-25 में इसकी उत्पादन लागत 3400 प्रति क्विंटल पर 60% प्रतिफल प्रदान करते हुए इसका नया समर्थन मूल्य 2024-25 के लिए 5,440 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। अगर हम बात करें जौ की, तो जौ की उत्पादन लागत 2024-25 में 1158 प्रति क्विंटल आकलित की गई थी। इस पर 60% का प्रतिफल प्रदान करते हुए विपणन वर्ष 2024-25 के लिए इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 1850 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। यह इसके वर्ष 2023-24 के एमएसपी की तुलना में 115 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। 115 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। जौ में मसूर का अगर हम बात करें, तो मसूर का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 6000 प्रति क्विंटल से बढ़कर 6425 प्रति क्विंटल किया गया है। इस पर 425 रुपये प्रति क्विंटल सर्वोच्च वृद्धि इसमें की गई है।
यह इसकी लागत पर 89% का प्रतिफल किसानों को प्रदान किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं कुसुम की, कुसुम जो है इसे सेब फ्लावर के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 150 प्रति क्विंटल की वृद्धि करते हुए इसे 5,650 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5800 प्रति क्विंटल किया गया है। इससे लागत पर 52% का प्रतिफल किसानों को प्राप्त हो सकेगा। और रैपसीड या सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 5450 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2024-25 के लिए 5650 प्रति क्विंटल किया गया है। इसकी उत्पादन लागत 2855 प्रति क्विंटल आकलित की गई है। 2024-25 के लिए न्यूनतम नए समर्थन मूल्यों में सर्वाधिक 425 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि मसूर में की गई है। किस में की गई है? मसूर में, लेंटल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। तथा 200 रुपये की अगर हम बात करें, 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि रैपसीड यानी सरसों के मामले में की गई है। चनों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में सबसे कम यानी 105 रुपये प्रति क्विंटल की तथा जौ व गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगभग 111 व 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि इस वर्ष की गई है। गेहूं की उत्पादन लागत पर सर्वाधिक 102% प्रतिफल किसानों के नए समर्थन मूल्य में से प्राप्त होगा। रैपसीड व सरसों की उत्पादन लागत पर दूसरे स्थान पर 98% प्रतिफल किसानों को प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। कुछ ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। ग्राफ में उन्हीं सब चीज़ों को डेटा वाइज दिया गया है। जैसे कि उपज की बात करेंगे तो उपज में किस किस फसल की उपज है, एमएसपी कितना प्रति क्विंटल 22 पहले क्या था और वर्तमान में क्या है, एमएसपी में वृद्धि रुपये प्रति क्विंटल कितना किया गया है 2024-25 में, इसके होने की प्रति क्विंटल रुपये प्रति क्विंटल क्या होगी उपज की लागत, और लागत पर प्रतिफल प्रतिशत में कितना बढ़ाया गया है। ठीक है, तो गेहूं की बात करते हैं, 2125 था पहले, अब बढ़ा के 150 रुपये बढ़ा के 2275 कर दिया गया है। इसी तरीके से जौ में पहले कितना था 1735, अब बढ़ाकर 115 रुपये बढ़ाकर 1850 कर दिया गया है। चना जो 5335 था पहले, 105 रुपये बढ़ाया गया है, तो ये कितना हो गया 5440 हो गया है। मसूर में पहले 6000 था जो राउंड ऑफ था, और 425 रुपये बढ़ाकर 6425 कर दिया गया। रैपसीड और सरसों में 5450 रुपये था पहले, 200 रुपये बढ़ाया गया तो 5650 रुपये कर दिया गया है। और सनफ्लावर जिसे बोलते हैं, सनफ्लावर जो है 5650 था, बढ़ाकर इसको 150 रुपये बढ़ाया गया है तो 5800 रुपये कर दिया गया है। ये डेटा जो है देख लेते हैं। 2023-24 के रबी उपजों का विपणन वित्तीय वर्ष 2024-25 में होगा। अगला टॉपिक है आपका श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के में महिला श्रम बल हिस्सेदारी में वृद्धि कितनी की गई है। श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट में महिला श्रम बल हिस्सेदारी में वृद्धि टॉपिक है, अगला देख लेते हैं इसको। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 9 अक्टूबर 2023 को जारी श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2022-23 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में देश में महिला श्रम बल भागीदारी दर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट FPR जो 2021-22 में 32.8% थी, बढ़कर 2022-23 में 37.0% हो गई है। इस प्रकार 4.2% बिंदु की वृद्धि एक वर्ष में इसमें हुई। मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया कि देश में श्रम में महिला श्रम बल भागीदारी दर 2017-18 में 23.3% थी, जो बढ़ते बढ़ते 2019-20 में 30% तथा 21-22 में 32.8% हो गई थी, और अधिक सुधार कर यह 2022-23 में 37.0% हो गई है। महिला जीवन में जुड़े विभिन्न पहलुओं यथा लड़कियों की शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमता से सुविधा व कार्यस्थल पर सुविधा यानी सेफ्टी इन द वर्क प्लेस आदि के मामलों में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के चलते भारत में श्रम भागीदारी के मामले में नारी शक्ति ने नया मुकाम हासिल किया है। अगला टॉपिक है आपका वर्ष 2022-23 की पहली छमाही के विदेशी व्यापार के आंकड़े। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 13 अक्टूबर 2023 को जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल सितंबर 2022-23 की तुलना में 2023 की तुलना में वस्तुगत निर्यातों में गिरावट जहां 8.77% रही है, वहीं आयातों में 12.23% की गिरावट दर्ज की गई। आयात में हमारी गिरावट हुई है और निर्यात में हमारी वस्तुगत निर्यातों में गिरावट जहाँ 8.77 रही है, वही आयातों में भी हमारी गिरावट रही, दोनों जगह गिरावट रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के
वस्तुगत निर्यातों में डॉलर मूल्य में 6% की वृद्धि प्राप्त की गई है, जिससे पूरे वित्तीय वर्ष में वस्तुगत निर्यात 447 अरब डॉलर के रहे थे, किंतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्यातों व आयातों दोनों में ही ऋणात्मक वृद्धि का सिलसिला बना हुआ है। वाणिज्य मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल सितंबर 2023 के दौरान देश के वस्तुगत निर्यात डॉलर मूल्य में 211.40 अरब डॉलर व आयात 326.98 अरब डॉलर के रहे हैं, जबकि पूर्व वर्ष की समान अवधि सेम अवधि अगर देखी जाए अप्रैल सितंबर 2022-23 में यह क्रमशः 231.73 अरब डॉलर व 372.56 अरब डॉलर के थे। वस्तुगत व्यापार घाटा यानी कि मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट जो है अप्रैल सितंबर 2023 के दौरान 115.58 अरब डॉलर का रहा है। पिछले वर्ष समान अवधि में अगर बात करें तो अप्रैल सितंबर 2023 के दौरान 115.58 मिलियन अरब डॉलर का रहा है। पिछले वर्ष समान अवधि में अगर बात करें, रिपीट हो चुका है यहाँ पे, में यह 140.83 अरब डॉलर का था। सेवाओं का अगर व्यापार हम लोग देखें तो अप्रैल सितंबर 2023 के दौरान देश के सेवाओं के व्यापार के इन आंकड़ों में सितंबर माह के आंकड़े आरबीआई के अनुमान पर आधारित हैं। इनमें आरबीआई द्वारा बाद में संशोधन अपेक्षित है। वाणिज्य मंत्रालय के 13 अक्टूबर 2023 के अंतिम आंकड़े में अप्रैल सितंबर 2023 की छमाही में देश में सेवाओं का कुल आयात 89.22 अरब डॉलर अनुमानित है, जबकि इस अवधि में सेवाओं का कुल निर्यात जो किया गया है वो 164 यानी 164.89 अरब डॉलर अनुमानित है। पूर्व वर्ष की समान अवधि की अगर हम बात करें तो इसकी तुलना में सेवाओं का जो आयात है 1.5% कम रहने तथा निर्यात 5.65% अधिक रहने का अनुमान वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों में लगाया गया है। इस प्रकार अप्रैल सितंबर 2023 की छमाही में सेवाओं के व्यापार में 75.66 अरब डॉलर का आधिक्य रहा है, जो अप्रैल सितंबर 2022 में 65.59 अरब डॉलर था। 2023-24 की पहली छमाही में वस्तुगत एवं सेवाओं के व्यापार के आंकड़ों को मिलाकर अगर देखें तो इस छमाही में कुल निर्यात वस्तुगत एवं सेवाओं के निर्यात मिलाकर 376.29 अरब डॉलर पूर्व वर्ष की समान अवधि की तुलना में 2.97% कम तथा कुल आयात 416.20 अरब डॉलर 10.14% की गिरावट के गिर रहे। इस प्रकार 39.91 अरब डॉलर का व्यापार घाटा ट्रेड डेफिसिट वस्तुओं एवं सेवाओं के विदेशी व्यापार में 2023-24 की पहली छमाही में प्राप्त हुआ। इन आंकड़ों में कितना घाटा रहा हमारा 39.91 अरब डॉलर का दोनों मिला के। इन आंकड़ों में सेवाओं के व्यापार के सितंबर माह के आंकड़े अनुमान पर आधारित हैं। सितंबर माह के आंकड़े के अनुमान पर आधारित हैं, जिनमें संशोधन बाद में आरबीआई द्वारा किया गया है, किया संभावित है। आरबीआई द्वारा किया गया जो है संशोधन वो संभावित है। अब कुछ हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। विदेशी व्यापार के आंकड़े एक दृष्टि में देखते हैं हम लोग अरब डॉलर में। ठीक है, ये सब कुछ जो रहेगा वो अरब डॉलर में रहेगा। निर्यात जो है हमारा अप्रैल सितंबर 2023-24 की बात करें, 22-23 की और 23-24 अप्रैल सितंबर 23-24 भी रहेगा। इसमें हमारा था निर्यात में हम लोग करते थे 2031.73, 23-24 में 211.40, जो कमी आई है -8.77 की। आयात की अगर बात करें तो -732.56 और इसमें 2023-24 में 326.97। व्यापार शेष की अगर हम बात करें तो माइनस में हमारा रहा है 140.83 और ये वर्तमान में कितना है 115.58। ठीक है, अब अगला देख सेवाओं के अगर व्यापार की बात करें तो ये भी अरब डॉलर में है अप्रैल सितंबर 2022-23। ठीक है, और ये रहेगा हमारा 23-24 की। तो निर्यात की अगर हम बात करें तो निर्यात हमारा रहेगा 156.06। ठीक है, और 23-24 में रहेगा 164.89। ठीक है, जो 5.65% की वृद्धि हुई है। और आयात की बात करें हम तो 90.58 से 89.22, जिसमें 1.5 की कमी आई है। तो टोटल हमारी कितना है, पहले कितना था 65.49, अब हो गया 75.67। ठीक है, अब अगला एक ग्राफ और देख लेते हैं हम लोग। जो ग्राफ है वस्तुओं व सेवाओं का व्यापार यानी ट्रेड को लेकर दोनों को मिलाकर, यानी कि दोनों को मिलाने की बात करें तो टोटल मिला के हुआ है निर्यात जो प्राप्तियां हैं 22-23 में था 387.80, जो वर्तमान में कितना हो गया
76.29 यानी कि 2.97 की कमी आई है प्रतिशत में। ठीक है, और आयात की बात करें तो 63.14 था, और वो जो घट के कितना हो गया है 416.20 यानी कि 10.14% की कमी आई है। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। सिडबी और जोकाटा ने MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण लॉन्च किया है। सूचकांक का नाम क्या है? संपूर्ण। तो किसने लॉन्च किया है? ये सिडबी और जोकाटा ने मिलकर। सिडबी और जोकाटा ने मिलकर क्या लॉन्च किया है? संपूर्ण लॉन्च किया है, एक सूचकांक है। वित्तीय संस्थानों के लिए प्रौद्योगिकी व डिजिटल परिवेश तैयार करने वाला मंच जोकाटा ने सिडबी के साथ मिलकर एक नया MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण लॉन्च किया है। संपूर्ण किसके लिए है? MSME के लिए है। यह MSME आधारित उच्च आवृत्ति संकेतक भारत के छोटे और मझोले उद्योगों की स्थिति को बताएगा। पहली बार यह MSME विशिष्ट उच्च आवृत्ति संकेतक भारत के विकास इंजन इसके MSME की स्थिति का आकलन करेगा, यानी कि अध्ययन करेगा, जो देश के समग्र सकल मूल्य वर्धित GVA में 1/4 से अधिक और इसके कुल निर्यात में 40% से अधिक का योगदान देता है। वर्तमान में उपलब्ध मैक्रो सूचकांक व्यावसायिक अपेक्षाओं को पकड़ते हैं और लोगों की राय या सर्वेक्षण आधारित डेटा पर भरोसा करते हैं। 50,000 से अधिक MSME के आधिकारिक GSTN रिटर्न में दिए गए आंकड़ों के आधार पर संपूर्ण नामक सूचकांक को तैयार किया गया है। कितने लोगों के? 50,000। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, अगर हम बात करते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में विभिन्न देशों के लिए भूख की स्थिति को मापने वाली ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2023 गैर सरकारी संगठन जर्मनी की वेल्थ हंगर हेल्फी और आयरलैंड की जो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा 12 अक्टूबर 2023 को जारी की गई है। दुनिया के कुल 125 देशों वाले इस सूचकांक में भारत का 111वां स्थान बताया गया है। इससे पूर्व 2021 में 128 देशों के हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 121वां स्थान था और 2022 में यह 121 देशों में 107वें स्थान पर था। इस सूचकांक में भारत की स्थिति अपने पड़ोसी देशों से बदतर बताई गई है। केवल अफगानिस्तान की स्थिति भारत से खराब है। देख लेते हैं हम लोग। देश जो है श्रीलंका में 60 है रैंकिंग पे, और म्यांमार 72 पे है, नेपाल 69 पे है, और बांग्लादेश 81 पे है, पाकिस्तान 102 पे है, भारत 111 पे है, अफगानिस्तान सिर्फ पड़ोसियों में अफगानिस्तान जो है 114 पे है। 136 देशों के लिए भूख की स्थिति का मूल्यांकन इस वर्ष की रिपोर्ट में किया गया है। कितने देश हैं? 136 देश हैं, किंतु अपर्याप्त आंकड़ों के चलते 125 देशों के लिए ही रैंकिंग का निर्धारण किया गया है। विकसित देशों को इस सूचकांक में आकलित नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा, विकसित देशों को इसमें नहीं किया जाता है क्योंकि वो हंगर इंडेक्स से बाहर रहते हैं, भूख की समस्या नहीं होती। वो भूख के मामले में जो देश भारत से भी खराब स्थिति में है उनमें अफगानिस्तान के अतिरिक्त तिमोर लेस्ते 112वां स्थान, मोजाम्बिक 113वां स्थान, हैती 115वां स्थान, सिएरा लियोन 116वां स्थान, लाइबेरिया 117, गिनी बिसाओ 118, चाड 119, नाइजर 120 और लिसोथो 121, कॉन्गो 122, यमन 123 और मेडागास्कर 124 तथा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का 125वां स्थान शामिल है। भूख की स्थिति के आकलन के लिए तैयार किए जाने वाले ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मान 0 से 10, 0 से 100 के बीच में होता है। किसी देश के लिए सूचकांक का मान जितना अधिक होगा, संबंधित देश में भूख की स्थिति उतनी ही अधिक मानी जाएगी। सूचकांक का मान कम होना भूख के मामले में देश की बेहतर स्थिति को दिखाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आधार पर संबंधित देश में भूख की स्थिति का आकलन निम्नलिखित श्रेणी में किया जाता है। श्रेणी देख लेते हैं हम लोग। 0 से लेकर 9.9 अगर रहेगा तो बहुत लो है भूख वहाँ पे, और 10 से लेकर 19 के बीच आसपास रहेगा 19.9 तो मॉडरेट है, और 20 से 34 यानी कि लगभग 35 जो रहेगा सीरियस है, और 35 से लेकर लगभग 50 के आसपास होगा तो अलार्मिंग है, बहुत अलार्म मतलब यानी कि अलार्मिंग है, और 50 से अधिक रहेगा तो एक्सट्रीमली अलार्मिंग है। ठीक है, ये क्या है? एक्सट्रीमली अलार्मिंग है। 50 देशों के इस सूचकांक का मान 9.9 से कम दिखाया गया है, जिनमें से 20 देश ऐसे हैं जिनके लिए यह सूचकांक 5 से भी कम है, और इनमें कुवैत, टर्की, बेलारूस, मोंटेनेग्रो, यूएई और सर्बिया, हंगरी, नॉर्थ मैसेडोनिया व उरुग्वे आदि के अतिरिक्त चीन भी शामिल है। 5 से कम सूचकांक वाले इन सभी 20 देशों को संयुक्त रूप से सूचकांक में पहली रैंक प्रदान की गई है। सूचकांक में पहली रैंक प्रदान की गई है जो 20 से कम वाले हैं। भूख की लो स्थिति वाले 50 देशों में उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, मैक्सिको, ब्राज़ील, बुल्गारिया, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, रूस व ईरान आदि भारतीय देश भी शामिल हैं। इन सभी
के लिए सूचकांक 9.9 से कम है, और भूख की मॉडरेट स्थिति में अगर देखा जाए तो सूचकांक मान 10 से लेकर 19.9 वाले देशों में 37 देश इस स्थिति में शामिल हैं। उसमें सूरीनाम, ओमान, जॉर्डन, मिस्र, सेनेगल, घाना, वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वेनेजुएला, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, ओवा, नेपाल आदि शामिल हैं। भारत सहित 34 देशों के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मान 20 से लेकर 34.9 के बीच आकलित किया गया है। इसमें इन्हें भूख की सीरियस स्थिति वाले देश में माना गया। तो भारत किस में है? सीरियस स्थिति में। भारत में सीरियस स्थिति में है। इसमें भारत के लिए यह सूचकांक 28.7 आकलित किया गया है। 111वां स्थान उसे प्रदान किया गया है। पिछले वर्ष 2022 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत के लिए यह इंडेक्स 29.2 था, अभी कम हो गया है, 28.7 आकलित किया गया है। भूख की गंभीर स्थिति सूचकांक 20 से लेकर 34.9 वाले देशों की श्रेणी में वर्गीकृत अन्य देश में बोत्सवाना, गाम्बिया, पाकिस्तान, इथियोपिया, तंजानिया, कीनिया, कंबोडिया, हैती व सूडान आदि शामिल हैं। इस वर्ष कुल मिलाकर 9 देशों के लिए हंगर इंडेक्स का मान 35.0 से 49.9 के बीच है। इसमें लेसोतो, कांगो, यमन, मेडागास्कर और केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य शामिल हैं। 3 अन्य देशों बुरुंडी, सोमालिया व दक्षिण सूडान के लिए भी हंगर इंडेक्स का मान 35 से लेकर 49.9 के बीच है, किंतु इसमें कोई रैंक नहीं दी गई है। इन सभी 9 देशों की भूख की स्थिति को अलार्मिंग बताया गया है। वर्ष 2023 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में किसी भी देश में भूख की स्थिति को एक्सट्रीमली अलार्मिंग नहीं बताया गया है। किसी भी देश में भूख की स्थिति को एक्सट्रीमली अलार्मिंग नहीं बताया गया है। वर्ष 2023 की सूची में किसी भी देश के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मान 50 या उससे अधिक नहीं है। इस सूचकांक आकलन 4 मापदंडों के आधार पर किया जाता है। इसमें अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग व चाइल्ड मॉर्टेलिटी है। अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग व चाइल्ड मॉर्टेलिटी शामिल है। इसमें चाइल्ड वेस्टिंग से तात्पर्य 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अंडर वेट बच्चों के अनुपात से है, जबकि चाइल्ड स्टंटिंग 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कम ऊंचाई वाले बच्चों के अनुपात का मापन है। ये देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। रिपोर्ट पर भारत सरकार की आपत्ति क्या है? रिपोर्ट पर भारत सरकार की आपत्ति। भारत सरकार ने भूख की स्थिति के इस सूचकांक को खारिज करते हुए कहा कि इस सूचकांक की गणना के लिए उपयोग में लाए जाने वाले 4 संकेतों में से 3 संकेत बच्चों के स्वास्थ्य के संबंधित हैं, अतः यह पूरी जनसंख्या के स्वास्थ्य को नहीं बता सकते हैं। सरकार के अनुसार इस सूचकांक में भारत की छवि को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में दिखाया गया है जो अपनी जनसंख्या की खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा नहीं करता। सूचकांक की गणना को त्रुटिपूर्ण बताते हुए इसे देश की छवि को खराब करने का प्रयास सरकार ने बताया है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कंतार ब्रांड्स रिपोर्ट 2023। कंतार ब्रांड रिपोर्ट 2023 WPP की रिसर्च विंग कंतार द्वारा सितंबर 2023 में शीर्ष 75 सर्वाधिक मूल्यवान भारतीय ब्रांड्स की सूची जारी की गई है। इस रिपोर्ट में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड घोषित किया गया है, जिसकी कुल ब्रांड वैल्यू 42,869 मिलियन अमेरिकी डॉलर बताई गई है। कंतार की इस सूची में ICICI बैंक 6वें स्थान पर है। इसकी देखा जाए तो इसकी ब्रांड वैल्यू जो है 12,976 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। 7वें स्थान पर स्थित एशियन पेंट्स की ब्रांड वैल्यू 12,839 मिलियन अमेरिकी डॉलर बताई गई है। अगर देखा जाए तो कोटक महिंद्रा बैंक इस सूची में 10,332 मिलियन अमेरिकी डॉलर ब्रांड वैल्यू के साथ 10वें स्थान पर है, और सूची में शामिल 75 सर्वाधिक मूल्यवान भारतीय ब्रांड्स का संयुक्त ब्रांड मूल्य 379 बिलियन डॉलर है। रिपोर्ट में शामिल भारत के शीर्ष 5 भारतीय सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड्स जो हैं वो हैं टाटा कंसल्टेंसी और HDFC, इन्फोसिस, एयरटेल और SBI। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 5 वर्ष के लिए बढ़ी। कल्याण अन्न योजना की अवधि कितने वर्ष बढ़ गई है? 5 वर्ष। 81.35 करोड़ गरीबों को प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न उत्पादन उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
को 1 जनवरी 2024 से 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जो वर्ष 2029 तक लागू रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 29 नवंबर 2023 को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका निर्णय लिया गया है। यह राष्ट्रीय खाद्य और पोषण सुरक्षा के समाधान के लिए सरकार की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और दृष्टिकोण को दर्शाता है। सरकार अगले 5 साल तक इस योजना पर 11.8 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2020 में खाद्य श्रृंखला प्रदान करने के लिए कोविड-19 महामारी राहत उपाय के रूप में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत लाभार्थी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 5 किलो सब्सिडी वाले खाद्यान्न के अलावा प्रति माह 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। इसी बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 वर्षों के लिए 12,1261 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों SHG को ड्रोन प्रदान करने की एक केंद्रीय योजना को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही सरकार ने 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों को भी मंजूरी दे दी है। सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली हैं, 5 साल की अवधि को कवर करेगी, जो 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। अगला टॉपिक है SAAB भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी। SAAB साब स्वीडन की रक्षा फर्म साब हाल ही में भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी बनी है। साब भारत में कंधे से दागे जाने वाले रॉकेट के निर्माण हेतु फैक्ट्री स्थापित करेगी, जिसकी अनुमति भारत सरकार द्वारा उसे प्रदान की गई है। साब कार्ल गुस्ताफ M4 सिस्टम की नई जनरेशन के निर्माण हेतु भारत में साब FFV इंडिया की स्थापना की है। साब स्वयं एरोप्लान एक्तिबोलागेट पहली बार स्वीडन से बाहर कार्ल गुस्ताफ M4 सिस्टम का निर्माण कर रहा है। अगला टॉपिक है वैश्विक चीनी उद्योग निकाय की अध्यक्षता भारत को। वैश्विक चीनी उद्योग निकाय की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत को। 24 नवंबर 2023 को सरकार ने घोषणा की कि भारत सरकार 2024 के लिए चीनी और संबंधित उत्पादों से शीर्ष निकाय अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, ध्यान रखिएगा, पहला नहीं है, दूसरा है। लंदन में ISO की 63वीं परिषद बैठक में 2024 के लिए संगठन के अध्यक्ष के रूप में भारत को चुना गया। वैश्विक चीनी क्षेत्र का नेतृत्व करना देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और इस क्षेत्र में देश के बढ़ते कदम का प्रतिबिंब है। इसका मुख्य लक्ष्य गन्ना की खेती, चीनी और इथेनॉल उत्पादन और उप उत्पादों के बेहतर उपयोग में अधिक टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के लिए सभी सदस्य देशों को एक साथ लाना होगा। वैश्विक चीनी खपत में लगभग 15% हिस्सेदारी और चीनी उत्पादन में लगभग 20% की हिस्सेदारी के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय चीनी रुझानों को प्रभावित करता है। अब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ब्राज़ील के बाद भारत इथेनॉल उत्पादन में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। ध्यान रखिएगा, इथेनॉल उत्पादन में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है और चीनी उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। अगला टॉपिक है इस्पात मंत्रालय ने राष्ट्रीय धातु विज्ञान मेटलर्जिस्ट पुरस्कार 2022 प्रदान किया। मेटलर्जिस्ट पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने 22 नवंबर 2023 को इन पुरस्कारों का वितरण नई दिल्ली में 4 श्रेणियों में 5 प्रतिष्ठित धातुविदों को प्रदान किया, जो इस प्रकार है। पहला है डॉक्टर कामाची मुदाली उथांडी, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इनको मिला है। डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य, राष्ट्रीय धातु विज्ञान पुरस्कार मिला इनको। डॉक्टर रमेश्वर शाह, लौह एवं इस्पात क्षेत्र में आधुनिक अनुसंधान और विकास के लिए इनको मिला है। डॉक्टर निलोय कुंडू, युवा धातु विज्ञानी को मिला है, जो पर्यावरण पुरस्कार मिला इनको। अगला है अगिलन मुथुम निकम धातु यंग धातु विज्ञानी पुरस्कार इनको मिला है। संचालन, अनुसंधान, विकास, अपशिष्ट प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण को कवर करते हुए धातु कर्म क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय मेटलर्जिस्ट पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय मेटलर्जिस्ट पुरस्कार लौह और इस्पात क्षेत्र में काम करने वाले मेटलर्जिस्ट या मेटलर्जिस्टों के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। अगला टॉपिक है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023।
तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है 2023 विभिन्न देशों में आर्थिक स्वतंत्रता की स्थिति के संबंध में कनाडा के थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट की नवीनतम रिपोर्ट सितंबर 2023 में जारी की गई। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2021 एनुअल रिपोर्ट के शीर्षक से जारी इस रिपोर्ट के 165 देशों में आर्थिक स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के आधार पर किया गया है। इस नवीनतम रिपोर्ट में 165 देशों में भारत को 87वां स्थान दिया गया है, जो पिछले वर्ष 86वां था। फ्रेजर इंस्टीट्यूट की इस रिपोर्ट में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक का आकलन सरकार के आकार, विधि, प्रणाली व संपत्ति के अधिक स्वस्थ धन तक पहुंच, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता तथा ऋण, श्रम एवं व्यवसाय के नियमन आदि मानकों के आधार पर की जाती है। वर्ष 2023 की रिपोर्ट में प्रस्तुत सूचकांक 2021 के आंकड़ों पर आधारित हैं। इसमें आकलित आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक का अधिकतम मान 10 है। किसी भी देश के लिए आकलित सूचकांक 10 से जितना निकट होता है, आर्थिक स्वतंत्रता की स्थिति उतनी ही बेहतर मानी जाती है। फ्रेजर इंस्टीट्यूट की 2023 की रिपोर्ट में भारत के लिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक का स्कोर 6.92 आकलित है। रिपोर्ट में आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में विश्व में शीर्ष स्थान किसका है? सिंगापुर का है। सिंगापुर ने इस मामले में हांगकांग को पीछे छोड़ा है, जिसके पश्चात क्रमशः हांगकांग, स्विट्जरलैंड और पहले नंबर कौन था? हांगकांग था। अब इस बार सिंगापुर हुआ है तो हांगकांग दूसरे नंबर पे आ गया है। तो पहले नंबर पर सिंगापुर, दूसरे पे हांगकांग, तीसरे पे स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, अमेरिका, आयरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम व कनाडा के स्थान है। अन्य प्रमुख देशों में जापान को 20वां, जर्मनी को 23वां, फ्रांस को 47वां, रूस को 104वां स्थान दिया गया है। भारत का अपने पड़ोसी देशों की तुलना में काफ़ी बेहतर स्थिति आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में है। फ्रेजर रिपोर्ट में 165 देशों की सूची में भारत को जहां 87वां स्थान दिया गया है, वहीं उसके पड़ोसी देशों में नेपाल 103वें, चीन 111वें, श्रीलंका 116, पाकिस्तान 126वें, बांग्लादेश 132वें तथा म्यांमार 150वें स्थान पर है। रैंकिंग में सबसे निम्नतम स्थान वेनेजुएला का है। रैंकिंग में सबसे निम्नतम स्थान वो वेनेजुएला का है, ध्यान रखिएगा। और आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण उत्तर कोरिया व क्यूबा को सूची में स्थान नहीं दिया गया है। किसको? उत्तर कोरिया और क्यूबा को। अगला टॉपिक हमारा वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का नया नाम क्या कर दिया गया है? फ्यूचर कोल। वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का नया नाम कर दिया गया है फ्यूचर कोल। ध्यान रखिएगा, फ्यूचर कोल ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। वर्ल्ड कोल एसोसिएशन के नाम से यह परिवर्तन कोयला मूल्य श्रृंखला के आधुनिकीकरण और एक स्थायी मार्ग बनाने के उद्देश्य से किया गया है। कोयला क्षेत्र के लिए वैश्विक मंच WCA का नाम बदलकर 4 दशकों के बाद बदला गया है। कोयला और संबद्ध क्षेत्रों में आधुनिकीकरण के आह्वान के बाद WCA ने खुद को एक नई पहचान फ्यूचर कोल में बदल दिया है। विश्व कोयला संघ एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी गैर सरकारी संघ है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। यह लंदन, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड भी इसकी सदस्य है। इसे वैश्विक कोयला उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाया गया है। इसके CEO मिशेल मनुक हैं, जिन्होंने इसकी घोषणा नवंबर 2023 में नई दिल्ली में की। एसोसिएशन को पहले विश्व कोयला संस्थान कहा जाता है। नवंबर 2010 में इसका नाम बदल दिया गया। भारत का प्रथम डिजिटल एस्क्रो प्राधिकरण अक्टूबर 2023 में एस्क्रो पे 1915 में स्थापित जो हुआ था। नए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी गांधीनगर से भारत का पहला डिजिटल एस्क्रो नियामक फिनटेक प्राधिकरण प्राप्त किया है। एस्क्रो पे एक विशिष्ट ब्रांड के साथ एक डिजिटल एस्क्रो और निपटान मंच है। एस्क्रो प्राधिकरण भारत में लगभग 70 मिलियन लघु और मध्यम उद्योग SMF को सुरक्षित और कुशल वित्तीय समाधान प्रदान करेगा। पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा कहाँ शुरू की गई है? रिलायंस जियो ने राष्ट्रव्यापी कवरेज हेतु भारत के दूर दराज क्षेत्र में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच का विस्तार करने के लिए भारत की पहली में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच का विस्तार करने के लिए भारत की पहली उपग्रह आधारित, ये रिपीट हो गया था इतना, भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा जियो स्पेस फाइबर पेश किया है। क्या नाम है इसका? जियो स्पेस
फाइबर। ध्यान रखिएगा। इस पहल का आधिकारिक तौर पर इंडिया मोबाइल कांग्रेस 27 से 29 अक्टूबर 2023 में अनावरण किया गया। इस परियोजना के लिए जियो ने लग्जमबर्ग स्थित उपग्रह दूरसंचार नेटवर्क प्रदाता SES के साथ साझेदारी की है। लग्जमबर्ग में है। यह उपग्रह आधारित सेवा है जियो फाइबर और जियो एयर फाइबर की मौजूदा पेशकशों में जोड़ी गई है। ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है भारत के पहले रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन की शुरुआत। रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन की शुरुआत की गई 26 अक्टूबर 2023 को। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत के पहले स्वदेशी रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन की नई दिल्ली में शुरुआत की। इसका उत्पादन इंडियन ऑयल के पारादीप और पानीपत रिफाइनरियों द्वारा किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अपनाई गई 4 आयामी ऊर्जा सुरक्षा रणनीति। पहली क्या है आपकी? ऊर्जा आपूर्ति का विविधीकरण। दूसरा है भारत की खोज और उत्पादन पद चिन्ह बढ़ाना। तीसरा है वैकल्पिक ऊर्जा गैस आधारित अर्थव्यवस्था। और चौथा है ग्रीन हाइड्रोजन और EVs के माध्यम से ऊर्जा संक्रमण के स्रोत और बैठक। ठीक है। संदर्भ ईंधन जैसे गैसोलीन और डीजल प्रीमियम उच्च मूल्य वाले उत्पाद हैं। इन ईंधनों का उपयोग ऑटोमोबाइल क्षेत्र द्वारा वाहन के परीक्षण के लिए किया जाता है। भारत इन विशेष ईंधन की मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। ध्यान रखिएगा। पारादीप रिफाइनरी से संदर्भ गैसोलीन ईंधन E0, E0, E5, E10, E20, E85 और E100 में उपलब्ध होगा। संदर्भ डीजल ईंधन पानीपत रिफाइनरीज से B7 ग्रेड में उपलब्ध होगा। अगला टॉपिक है REC लिमिटेड को एसोचैम द्वारा विविधता और समावेश में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार मिला है। किसको मिला है? REC लिमिटेड को एसोचैम द्वारा विविधता और समावेशन में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार मिला है। विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न CPSE REC लिमिटेड को एसोचैम द्वारा चौथे विविधता और समावेशी उत्कृष्टता सम्मेलन, जिसका आयोजन 23 नवंबर 2023 को किया गया, में विविधता और समावेश में नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा प्रदान किया गया। विविधता और समावेशन में नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार एक ऐसा कार्यस्थल बनाने के लिए REC की प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो नवाचार को बढ़ावा देता है और सभी कर्मचारियों के लिए समान अवसर को बढ़ावा देता है। अक्टूबर में जोखिम प्रबंधन में REC के असाधारण प्रदर्शन को देखते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसे डन एंड ब्रैडस्ट्रीट PSU अवार्ड 2023 में भी वित्तीय सेवा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय PSU पुरस्कार मिला है। अगला टॉपिक है आपका अंकटाड की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। किसकी? अंकटाड की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड की 5 जुलाई 2013 को जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2022 आए कुल $1295 अरब की FDI में विकसित देशों में कुल $378 अरब का था तथा $916 अरब का विकासशील देशों में FDI आया। वहीं भारत में इस अवधि में $49 अरब का विदेशी निवेश आया। ध्यान रखिएगा। भारत में कितना आया? भारत में आया लगभग $50 अरब। ठीक है। कितना है भारत में? भारत में अवधि में लगभग 50 यानी $49 अरब का विदेशी निवेश आया। जो किसने बताया है? अंकटाड की रिपोर्ट ने बताया है। जो वर्ष 21 में प्राप्त किए गए $55 अरब की तुलना में 11% कम है, यानी कि पिछली बार की अपेक्षा 21 की अपेक्षा इस बार कम है। रिपोर्ट में भारत ग्रीनफील्ड परियोजना घोषणाओं के लिए तीसरा सबसे बड़ा मेजबान देश और दक्षिण एशिया में अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्त सौदे के लिए दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। दुनिया के विकसित देशों में पिछले साल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 37% की गिरावट आई है, जबकि उस अनुपात में भारत में 10% विदेशी निवेश की गिरावट आई है। इस दौरान एशियाई विकासशील देशों में 2021 की तरह ही $662 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। यह आंकड़ा वैश्विक स्तर पर मिले कुल FDI का करीब आधा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत और आसियान देश क्रमशः 10 और 5% की वृद्धि के साथ FDI के सबसे उत्साही प्राप्त करता है। कौन कौन? भारत और आसियान। विगत वर्ष जिन 5 देशों में सबसे ज़्यादा करीब 80% FDI आया, उनमें भारत, चीन, सिंगापुर, हांगकांग और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE शामिल हैं। चीन में FDI 5% बढ़कर $189 अरब पहुंच गया है। हालांकि हांगकांग में यह 16% घटकर $118 अरब रह गया है। अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में इसलिए निवेश बढ़ गया
क्या बढ़ रहा है, क्योंकि यह तेजी से विकास की राह पर अग्रसर है। भारत सरकार बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ा रही है। कई क्षेत्रों में तेजी से सुधार हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल वैश्विक एफडीआई 12% घटकर 1.3 लाख करोड़ अरब डॉलर रह गया। यूक्रेन युद्ध, खाने पीने की वस्तुओं एवं ऊर्जा की कीमतों में तेजी, सर्वाधिक कर्ज बढ़ने की वजह से वैश्विक एफडीआई में गिरावट आई है। सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 141 अरब डॉलर का विदेशी निवेश प्राप्त किया है, जो 2021 के मुकाबले 8% अधिक है। वियतनाम में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 39% की बढ़ोतरी के साथ अब तक के उच्च स्तर पर 17 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। रिपोर्ट के अनुसार चीन और हांगकांग एशिया में सबसे बड़े निवेशक बने रहे हैं। इसके बाद अमेरिका, जापान और सिंगापुर का स्थान है। अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों को 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों यानी कि एसडीजी को प्राप्त करने के लिए सालाना निवेश घाटे का सामना करना पड़ रहा है। लक्ष्य पाने के लिए जितने निवेश की जरूरत है, लगभग 1.7 ट्रिलियन डॉलर, उससे कम निवेश मिल रहा है। यह निवेश घाटा अब बढ़कर 4 लाख करोड़ डॉलर पहुंच गया है, जो 2015 में 2.5 लाख करोड़ डॉलर था। विकासशील देशों को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में हर साल करीब 1.7 लाख करोड़ डॉलर के निवेश आवश्यकता है, जबकि उन्हें 2022 में सिर्फ 544 अरब डॉलर का ही निवेश मिला। विश्व निवेश रिपोर्ट की इस 33वें संस्करण की थीम थी इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। कुछ आंकड़े देख लेते हैं। शीर्ष एफडीआई अंतर प्रवाह वाले 10 देश, जैसे पहले पे कौन है? अमेरिका है, दूसरे पे चीन है। एशिया में अगर देखा जाए तो एशिया में चीन सबसे आगे है, और तीसरे पे सिंगापुर है, हांगकांग, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत को 50 मैंने बोला था ना, लगभग उसमें 49 याद करिएगा। स्वीडन 46 है और फ्रांस 36 है। शीर्ष एफडीआई प्रवाह वाले 10 देश जो अरब डॉलर में है, सेम है। इसमें क्या है? एफडीआई प्रवाह वाले अमेरिका 372, जापान है आपका 161, चीन 147, जर्मनी 143, यूके 130, ऑस्ट्रेलिया 117, हांगकांग 104, कनाडा 79, दक्षिण कोरिया 66 और स्वीडन 62, भारत सिर्फ 15। अगला देखते हैं नीति आयोग का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नेशनल जो है। नीति आयोग ने 15 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम द्वारा जारी इस सूचकांक में गरीबी से मुक्त लोगों की जानकारी दी गई है। यह राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-20 के बीच बहुआयामी गरीबी को कम करने में भारत की प्रगति को दर्शाता है। नीति आयोग के अनुसार 2015-16 से 2019-21 के बीच 5 वर्षों में 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी से मुक्त हुए हैं। कितने? 13.5 करोड़ लोग। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की दर में तेज गिरावट आई है। ध्यान रखिए, ग्रामीण क्षेत्र में तेजी से गिरावट आई है गरीबी में। 15-16 और 19-20 के दौरान गरीबी दर 32.59% घटकर 19.28% रह गई है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रखिएगा। इस समय अवधि में शहरी क्षेत्र में गरीबी दर 8.65% से घटकर 5.27 हो गई है। ग्रामीण में 32 से घटकर 19 आ गई है और शहरी में 8 से घटकर लगभग 5 के आसपास आ गई। इस रिपोर्ट में 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तथा 707 प्रशासनिक जिलों में बहुआयामी गरीबी का आकलन प्रस्तुत किया गया है। इस सूचकांक का उद्देश्य महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सूचकांकों के निगरानी तंत्र का लाभ उठाना है, जिससे परिणामों में सुधार लाने के लिए इन सूचकांकों के उपयोग को सक्षम किया जा सके और वैश्विक स्तर पर इन सूचकांकों में भारत के प्रदर्शन में उन्हें प्रतिबिंबित किया जा सके। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके आगे के पॉइंट्स। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 बात चल रही है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 है के आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार के थिंक टैंक ने पाया कि भारतीय आबादी में बहुआयामी गरीबी की हिस्सेदारी 2015-16 में जो 24.85% से घटकर 19-21 में 14.96%, लगभग 10% कमी आई है। 9.89% गिरावट देखी गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुआयामी गरीबी के अनुपात में सबसे तेजी से कमी उत्तर प्रदेश में देखी गई है। ये याद रखने वाला पॉइंट है यूपीपीसीएस के लिए, जहां 34.3 मिलियन लोग यानी कि 3.43 करोड़ बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। मैं इसमें लिखने वाला डेटा है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बिहार
22.5 मिलियन और मध्य प्रदेश 13.57 मिलियन, राजस्थान 10.8 मिलियन और पश्चिम बंगाल 9.27 मिलियन का स्थान है। देख लेते हैं शीर्ष में बहमी गर्मी गरीबी वाले शीर्ष 5 राज्य। तो पहला है आपका बिहार 51.89 पहले था, अब कितना हो गया 33.76। और झारखंड में आपको पता है 28.81 बची है। मेघालय में आपकी बची है 27 यानी लगभग 28 के आसपास। उत्तर प्रदेश में पहले 37 थी, अब बची है कितनी 22.93। और मध्य प्रदेश में आपकी जो पहले 36 थी वो बची है 20 के आसपास लगभग। पिछले दिनों जारी ग्लोबल API 2021 के अनुसार 109 देशों में भारत का स्थान 66वां है, ध्यान रखिएगा। सूचकांक के अनुसार मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मूल्य 0.117 से लगभग आधा होकर 0.066 हो गया है। और वर्ष 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई है। इस सुधार के परिणाम स्वरूप भारत 2030 की निर्धारित समय सीमा से काफ़ी पहले SDG लक्ष्य 1.2 को समाप्त करने के पथ पर अग्रसर है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पोषण में सुधार, बच्चों के स्कूल जाने की व्यवस्था, स्वच्छता और रसोई के लिए ईंधन की व्यवस्था ने गरीबी में कमी लाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। यह सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर गरीबी को परिभाषित करने का समग्र तरीका है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय, राज्य और जिले के स्तर पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सुधार की योजनाओं का आकलन किया जाता है। अगला टॉपिक है आपका निर्यात तैयारी सूचकांक EPI रिपोर्ट 2022। नीति आयोग जो 17 जुलाई 2023 को वर्ष 2022 में भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक कौन सा तीसरा है, ये रिपोर्ट 2023 जारी की है। रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022 के लिए वैश्विक व्यापार संदर्भ में भारत के निर्यात प्रदर्शन की चर्चा की गई है। इसके बाद देश के क्षेत्र विशेष के निर्यात प्रदर्शन का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। रिपोर्ट में देश के जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है और देश में व्यापारिक निर्यात का जिला स्तरीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। सूचकांक के लिए देश के सभी 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों जैसे कि तटीय राज्य, भूमिपद, हिमालयी राज्य और केंद्र शासित व छोटे राज्य में बांटा गया है। 0 से लेकर 100 मान वाले इस सूचकांक का मान किसी राज्य के लिए जितना अधिक है उतना ही अधिक यह उस राज्य की निर्यात तैयारी व एवं क्षमता को दर्शाता है। EPI 2022 के प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। राज्य का प्रदर्शन शीर्ष प्रदर्शनकर्ता जो है EPI 2022 में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक लाइन से हैं। EPI 2021 जो कि वर्ष 2022 में जारी किया गया था में गुजरात शीर्ष स्थान पर था, लेकिन EPI 2022 में भी चौथे स्थान पर पहुंच गया है। पहला कौन है तमिलनाडु, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, चौथे पे कौन आ गया है गुजरात। निर्यात मूल्य, निर्यात एकाग्रता और वैश्विक बाजार फुटप्रिंट सहित निर्यात प्रदर्शन संकेतकों के कारण ही तमिलनाडु शीर्ष प्रदर्शन ही करने वाला राज्य बना हुआ है। तमिलनाडु ऑटोमेटिव्स, चमड़ा, वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे क्षेत्रों में लगातार अग्रणी रहा है। पहाड़ी राज्यों की बात करें हम तो EPR 2020 में पहाड़ी हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थान है। और स्थल रुद्ध क्षेत्र की अगर हम बात करें तो EPI 2022 में भूमि से घिरे क्षेत्रों में हरियाणा शीर्ष पर है। पहाड़ी में जैसे उत्तराखंड था वैसे स्थल रुद्ध में हरियाणा शीर्ष पर है। यह निर्यात क्षेत्र में उसकी तैयारी को प्रदर्शित करता है। इसके बाद तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश कितने नंबर पे है? पहले नंबर पे तुम्हारा आ गया हरियाणा, दूसरे पे तेलंगाना, तीसरे पे उत्तर प्रदेश, चौथे पे पंजाब, पाँचवें पे मध्य प्रदेश और राजस्थान छठे पे है। अब यूटीज़ की बात करें और छोटे राज्यों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में छोटे राज्यों में गोवा जो है नंबर 1 पे है, पहले स्थान पर है। जम्मू कश्मीर दूसरे पे है, दिल्ली तीसरे पे है और अंडमान और निकोबार चौथे पे है तथा लद्दाख पाँचवें पे क्रमशः। ठीक है, दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें स्थान पर रहे हैं। बात करते हैं आगे। वर्ष 2021 में वैश्विक व्यापार कोविड-19 महामारी के प्रभाव से उभरता हुआ पाया गया है। वस्तुओं की बढ़ती मांग, राजकोषीय नीतियों, वैक्सीन वितरण और प्रतिबंधों में ढील जैसे कारकों का विगत वर्ष की तुलना में वस्तु व्यापार में 27% की वृद्धि और सेवा में क्षेत्र में 16% की वृद्धि का योगदान रहा है। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा, ठीक है, जिसके कारण अनाज, तेल और प्राकृतिक गैस
जैसे क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। वस्तु के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है और वर्ष 2021 के चौथे तिमाही तक सेवा क्षेत्र व्यापार महामारी पूर्व स्तर तक पहुंच गया है। वैश्विक मंदी के बावजूद वर्ष 2021-22 में भारत का निर्यात अभूतपूर्व रूप से 675 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है, जिसमें वस्तु व्यापार 420 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर था। वित्त वर्ष 2022 में वस्तु निर्यात मूल्य 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक रहा, जो सरकार द्वारा निर्धारित एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य था उससे भी अधिक रहा। मार्च 2022 तक 422 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। इस प्रदर्शन के कई कारण हैं। वैश्विक स्तर पर वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और विकसित देशों से बढ़ती मांग के कारण भारत के वस्तु निर्यात को काफ़ी वृद्धि हुई है और निर्यात तैयारी सूचकांक में, कौन सा सूचकांक, निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष राज्यों में से 6 तटीय राज्य, जैसे पहला है तमिलनाडु, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक और चौथा गुजरात जैसे राज्य। इन राज्यों द्वारा कम से कम एक स्तंभ से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ने सभी संकेतकों में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट के अनुसार निर्यात की दृष्टिकोण गुजरात का जामनगर देश का शीर्ष जिला बन गया है। निर्यात के दृष्टिकोण से गुजरात का जो जामनगर है देश का शीर्ष जिला बना हुआ है। इसके बाद सूरत दूसरे नंबर पर है, मुंबई तीसरा, चौथा पुणे और पांचवा भरूच और छठा कांचीपुरम और सातवां हो गया आपका अहमदाबाद। गौतम बुद्ध नगर इसी तरीके से और बेंगलुरु का स्थान है। जहां तक नीतिगत पारिस्थितिकी तंत्र के सकारात्मक पहलुओं का सवाल है, कई सरकारों ने अपनी सीमाओं के भीतर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक उपाय व नीतियां लागू की हैं। आगे देखते हैं, सकारात्मक पक्ष को देखें तो नीतिगत पारिस्थितिकी तंत्र एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिसमें कई राज्य अपने राज्यों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नीतिगत उपाय अपना रहे हैं। जिला स्तर पर देश में 73% जिलों में निर्यातकार योजना के साथ 99% से अधिक एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत आते हैं। आगे देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत जो राज्यवार दिए गए विवरण, ये आप स्टार्टिंग में एक दो देख लीजिए। जैसे कि पहले नंबर पे कौन है, तमिलनाडु, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटक, चौथे पे गुजरात और पाँचवें पे हरियाणा। ठीक है, इस तरीके से शीर्ष रैंकिंग में 10 राज्य हैं, वो देख लेना आप। ठीक है, लास्ट में आपका जो आता है वो है आपका लक्षद्वीप। लास्ट में कौन है, लक्षद्वीप है। ठीक है, आप देखते हैं EPI 2022 के 4 स्तंभ इस प्रकार हैं। कौन कौन से 4 स्तंभ, नीति स्तंभ, राज्य और जिला स्तर पर निर्यात संबंधित नीति। पहला है आपका नीति स्तंभ, राज्य और जिला स्तर पर निर्यात संबंधित नीति पारिस्थितिकी तंत्र और संस्थागत ढांचे को अपनाने का मूल्यांकन करता है। दूसरा है आपका बिजनेस इकोसिस्टम, राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कारोबारी माहौल, सहायक बुनियादी ढांचे और परिवहन कनेक्टिविटी का आकलन करता है। तीसरा आपका स्तंभ है निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संबंधित बुनियादी ढांचे, व्यापार समर्थन और अनुसंधान तथा विकास R&D पर ध्यान केंद्रित करता है। चौथा पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। चौथे पॉइंट में निर्यात प्रदर्शन सूचकांक है, निर्यात प्रदर्शन है। तो किसी राज्य के निर्यात की वृद्धि, एकाग्रता और वैश्विक बाजार पदचिन्ह का आकलन करना है। EPI के 4 स्तंभों के 10 उप स्तंभ हैं। कितने उप स्तंभ हैं, 10 हैं। निर्यात प्रोत्साहन नीति, संस्थागत ढांचा, व्यापारिक वातावरण, आधारभूत संरचना, परिवहन कनेक्टिविटी, निर्यात अवसंरचना, व्यापार समर्थन, अनुसंधान विकास अवसंरचना, निर्यात विविधीकरण और विकास उन्मुखीकरण के आपके 10 स्तंभ हो गए। EPI के 4 स्तंभों के आधार पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है तथा उनके उप स्तंभ प्रासंगिक संकेतकों का उपयोग करने के साथ राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। अगला टॉपिक देखते हैं, HDFC का HDFC बैंक में विलय। HDFC का HDFC बैंक में विलय देख लेते हैं। आवास वित्त क्षेत्र की निजी क्षेत्र की कंपनी आवास हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का विलय 1 जुलाई 2023 को HDFC बैंक में हो गया है। इस विलय के लिए योजना की घोषणा पहले ही अप्रैल 2022 में की जा चुकी है। सभी वैधानिक औपचारिकताओं के पश्चात इस विलय के लिए मार्ग जून 2023 में प्रशस्त हो गया था तथा विलय प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए दोनों वित्तीय संस्थानों के निदेशक मंडलों की अलग अलग बैठकें 30 जून 2023 को हुई। HDFC बोर्ड की इस अंतिम बैठक के बाद HDFC का HDFC बैंक में विलय 1 जुलाई 2023 से प्रभावी हो गया है। इस विलय के कारण HDFC की सभी शाखाओं ने HDFC बैंक के रूप में कार्य शुरू कर दिया है। HDFC बैंक के शेयर्स 13 जुलाई 2023 से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिए गए तथा HDFC के शेयर धारकों को उनके प्रति
प्रति 25 शेयरों के बदले HDFC बैंक में 42 शेयर दिए गए हैं। इस विलय के पश्चात बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन MCAP की दृष्टि से HDFC बैंक देश में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पश्चात दूसरी बड़ी कंपनी बन गई है तथा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को इसने तीसरे स्थान पर पिछाड़ दिया है। एक आवास ऋण संस्थान के रूप में HDFC की स्थापना 1977 में हुई थी। इसकी अनुषंगी इकाई के रूप में HDFC बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। आज HDFC बैंक देश में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1 जुलाई 2023 में HDFC का विलय अपनी ही अनुषंगी इकाई HDFC बैंक में हो गया। आपने देखा जैसे घटनाचार का ये आर्थिक घटनाओं का अर्धवार्षिकी था। ठीक है, जो लगभग 20 से 22 पेज का था। ये उत्तर प्रदेश UPPCS तथा RO आगामी जो पेपर्स हैं उनके लिए रामायण की तरह काम करेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको आप एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा अच्छे से। और आप देख रहे हैं विजन UPSC विद विनीता में लगातार ये सीरीज़ चल रही थी और यह सीरीज़ अभी 2-3 पार्ट्स में और आगे आएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। रिवाइज करना मत भूलिएगा। थैंक यू।